Hello, students. I hope all are doing well and great. And आज हम करने वाले हैं डिस्कस हमारा नेक्स्ट चैप्टर. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपका स्टेजेस आते हैं. मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. किसी की देखिए सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग है. मैंने आपको बोला था कि मैं सभी यूनिवर्सिटीज को कवर करके चल रही हूँ. चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की है, पंजाब की है, डीयू है, सीयू है, इग्नू है, या फिर अदर्स जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी को कवर करके चली जाइए. ठीक है. सो मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर ना किसी की बुक में फॉर्मेशन के नाम से एक अलग चैप्टर मिलेगा. किसी की बुक के अंदर प्रमोशन के नाम से एक चैप्टर मिलेगा जिसके अंदर केवल प्रमोटर्स के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है. तो आपको हर चीज क्लियर कट एक्सप्लेन की जाएगी. मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट डिस्कशन हम 5 पार्ट में करने वाले हैं. सबसे पहला जो पार्ट होने वाला है कंपनी की फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे. देन उसके स्टेजेस क्या होते हैं. देन उसके बाद प्रमोशन के ऊपर डिस्कस करेंगे. उसके स्टेजेस क्या होते हैं. देन उसके बाद जो प्रमोटर होता है ना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि उसके फंक्शन, उसके लीगल पोजीशंस, राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी, रेम्युनरेशंस, टाइप ऑफ प्रमोटर एंड द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. हर चीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. बट आपको एक बात पूछनी है. मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था कंपनी का, कि कंपनी का मतलब बताया था मैंने आपको. ये सबको याद होगा कि जब हमने कंपनी का मतलब डिस्कस किया था, दैट मींस मीनिंग डिस्कस किया था. कंपनी क्या है बच्चे. ये डेफिनेशन देखो आपको नजर आ रही है. ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड हैनी के अकॉर्डिंग दी हुई है. क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन. ये कहती है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग एन सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. इसका मतलब आप सभी को पता है. नहीं पता तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी हमारे जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था वहां जरूर जाइए. राइट. तो चलो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि देखो कंपनी जो होती है ना वो क्या होती है. एक एक्ट के अंदर होती है. जब भी अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे को ना दुकान ओपन करनी, मेरे को शॉप ओपन करनी, ठीक है, तो मेरे को शॉप ओपन करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर मेरे को क्या करनी है, मेरी कंपनी को सेटअप करना है. क्योंकि कंपनी और एक सोल प्रोप्राइटरशिप में यही सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि ये छोटे लेवल पे की जाती है, बड़े लेवल पे की जाती है ना. और यहाँ पर जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है कि हाँ जी कंपनी को बनाना है तो आपको ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. अच्छा जी. तो इसे कहेंगे मीन्स की कंपनी को बनाने में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो किसका होता है भाई. एक तो गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन फॉलो इशू कर रही है कि हाँ जी जितने भी पर्सन है जो कंपनी ओपन करना चाहते हैं उनको वो फॉलो करना पड़ेगा. दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन किसका है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है हाँ जी मुझे कंपनी बनानी है, कंपनी का मोटिव ये रहने वाला है, कंपनी के टेन्योर ये रहने वाले हैं, कंपनी का सामान यहाँ से आएगा, ये यहाँ से होने वाला है. मीन्स की कहने का मतलब ये है एक तो कानून बनाने वाली और एक कानून को फॉलो करने वाले, इन दोनों का मेन रोल होता है कंपनी के फॉर्मेशन में. राइट. सो यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि कानून की नजर में, ठीक है, कानून की लॉ की नजर में जो कंपनी होती है ना बच्चे, एक पर्सन होती है. ठीक है. बट ऐसा पर्सन जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, दैट मीन्स लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, मीन्स की इसको बनाया जाता है और लॉ के द्वारा इसको वाइंड अप किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई है कि जो कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि क्रिएटेड की जाती है, लॉ के अकॉर्डिंग होती है. और इसके जितने भी प्रोविजंस होते हैं, इसके रूल रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशंस, वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, बाय द लॉ के अकॉर्डिंग होती है. और ये आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण ये नेचुरल बर्थ नहीं होता. दैट्स द रीजन कि इसको फॉर्मेशन में थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होती है. गवर्नमेंट ये देखेगी कि हाँ जी जो भी पर्सन, मैंने कहा ना कि एक तो गवर्नमेंट है और एक तो क्या है जो कंपनी बना रहा है. एक तो रूल को इश्यू करने वाले और एक रूल को फॉलो करने वाले. गवर्नमेंट ये देखेगी, गवर्नमेंट ये देखती है कि हाँ जी जो भी कंपनी को बना रहा है वो क्या इन सभी के रूल, जो भी रूल रेगुलेशन हमने बनाए उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे. राइट. तो समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं भाई फॉर्मेशन का मतलब क्या. समझ में आया थोड़ा बहुत तुम्हें कि फॉर्मेशन का मतलब क्या है. कि जो मेरे मान लो मेरे दिमाग में आइडिया था कि मैं एक कंपनी ओपन करूं. मान लीजिए मेरा मेरा मोटिव ये है कि मैं क्या करूं, ब्लूटूथ जो होते हैं, ईयरबड्स होते हैं, ठीक है, हेडफोन्स होते हैं, मैं इनकी कोई एक इनके इनकी जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करूं और इनकी नाम की कंपनी जनरेट करूं.
मेरे दिमाग में ये आइडिया आया भाई, मैं मेरे दिमाग में जो आइडिया है ना, इस आइडिया को मैं एक्चुअल में मार्केट में सेटअप करूं, और आइडिया से लेकर एक्चुअल प्रेजेंस तक लेकर आने में मुझे 4 स्टेप में जाना पड़ेगा। समझ में आई? वो स्टेजेस ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन चलते हैं फटाफट कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है, फॉर्मेशन का मतलब क्या। देखो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कंपनी ओपन करनी है। अब कंपनी मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स सोच रहे हैं कि मैं एक कंपनी ओपन करूँ। इसने इसकी पहले छोटी सी शॉप थी, ठीक है, सॉरी शॉप नहीं, छोटी सी शॉप थी, और उसमें क्या कर रहा था, मान लीजिए फास्ट फूड का काम कर रहा था, ठीक है, ये साथ में चाय भी बना रहा था। तो इसने देखा कि मेरे जो जो कस्टमर है बड़ा मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे सामान को पसंद कर रहे हैं, तो उसने फिर आगे जाके थोड़ा सा और बड़े लेवल पे, फिर बड़े लेवल पे किया। अब यहाँ पर इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अब छोटे लेवल पे मेरे को काम करने में दिक्कत हो रही है, कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, डिमांड ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, है, उनके लिए पैसा भी चाहिए और मेरे को बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसने क्या किया कि जो इसके दिमाग में जो आइडिया था, उस आइडिया को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा नहीं गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, आइडिया आया, देन उसके बाद मैं जितनी भी फॉर्मेलिटीज मुझे करनी होती है वो मेरे को करनी पड़ेगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या है गुजरना पड़ेगा। दैट मीन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडिया लेके आना पड़ेगा। देन मैं देखूंगी कि उस आइडिया को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होने के लिए किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पैसा हो गया, कैपिटल हो गया, कहाँ से लेकर आऊंगी ये चीजें, तो मुझे ये भी अरेंज करनी पड़ेगी। इनके अरेंज होने के बाद मेरे को कंपनी में एज अ कंपनी मेरे को अपने आप को सेबी के अंदर रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। सेबी दैट मीन्स जहां पर आपकी शेयर्स की डीलिंग होगी। कहते हैं अच्छा जी आपको डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें चाहिए नहीं चाहिए, कहते बिल्कुल चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इन डॉक्यूमेंट को बनवाने में, इनकी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करने में मुझे हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ये एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर है, मैं ऐसे नहीं कि मैंने सोचा आज बना दिया कल काम करना शुरू कर दिया, नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके अंदर काफी सारी लीगल प्रोसीजर, मतलब काफी सारे प्रोसेस होती है, स्टेप्स होते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसको हम क्या करने वाले हैं, फॉलो करेंगे, और जो मेरा बिजनेस का जो आइडिया उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगी एक लीगल रिकॉग्नाइज एंटिटी बनाने में। इसकी जो आइडिया था उस आइडिया को मैं एक्चुअल में एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, वो स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रेफर टू द प्रोसेस है, फॉर्मेशन कुछ नहीं है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ेगा, एक लीगल स्टैब्लिशिंग, एक अपने अपने बिजनेस को एक सेटअप देने के लिए, इसकी एक आकार देने के लिए, एक शेप देने के लिए, मार्केट में उसकी इमेज क्रिएट करने के लिए मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटी, जैसे कि मुझे काफी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, मुझे डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मुझे अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी कि हाँ जी मैं कर सकता नहीं कर सकता, तो ये गवर्नमेंट ही अप्रूवल करेगी कि हाँ जी आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, किस पर्पज के लिए कर रहे हो, क्या ये जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए हार्मफुल तो नहीं है, इन सभी के ऊपर डिस्कशन होगा। अगर वो अप्रूवल, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ जी इट्स ओके, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया ग्रोथ देगा, इकोनॉमिक में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, हम आपको अप्रूवल दे देते हैं। अप्रूवल भी लेनी जरूरी होगी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कौन है, जिसकी जैसे कि हम कहेंगे ना कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है, अब सीट होती है भाई लिमिटेड होती है, क्या सभी बच्चों का एडमिशन होता है जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, नहीं होता। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट को फिल करेगा, जैसे कि मैं आपको मैंने कहा कि आपकी पीजी कोर्स के लिए, आपको इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपकी मास्टर मतलब यूजी होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब जिनकी अंडर ग्रेजुएशन नहीं है, क्या वो डायरेक्ट पीजी में जा सकते हैं, उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होगा। अगर वो क्राइटेरिया को मीट आउट करेंगे तो यूनिवर्सिटी वाले आपको अलाउ कर देंगे, हाँ जी आप हमारी यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कंपनी का भी रूल होता है कि अगर आपको एज अ कंपनी बनना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये लिमिट आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट में और कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक में। अगर ये है तो आप पब्लिक कंपनी, ये कंपनी अपनी ओपन कर सकते हैं,
ठीक है। हर एक कंपनी के अलग-अलग है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे हमने टाइप ऑफ कंपनी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ये सभी टाइप्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है स्टेजेस क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रमोशन का मतलब क्या है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, देन उसके बाद हम कैपिटल को रेज करते हैं, देन हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप के अंदर जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर स्टेप के पार्ट को मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगी, इवन ये पार्ट में आ रहा है, बट हाँ सभी को देखिए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रमोशन स्टेजेस। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ये एक इंसान नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो इंसान है, इसके दिमाग में, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स के दिमाग में आइडिया आना चाहिए, ठीक है। उसे हम पता है क्या कहते हैं, तो मोटर कहते हैं। मीन्स कि हम कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं बच्चे, प्रमोशन पढ़ रहे हैं। प्रमोशन का वैसे मैं एग्जैक्ट मतलब तुम्हें बताऊं कि अपने रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, पब्लिक को देना होता है। हमने मार्केटिंग में भी डिस्कस किया है। बट वो आइडिया जिसके दिमाग में आता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसके दिमाग में जो भी आइडिया आएगा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एट दिस स्टेज द आइडिया ऑफ द बिजनेस इज डेवलप्ड, कि मुझे किस चीज का बिजनेस करना है, मुझे कब करना है, कहाँ से मैं कितने रिसोर्सेज लेके आ रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस को सेटअप होने से पहले पहले जितनी भी फॉर्मेलिटीज जो भी करेगा वो प्रमोटर ही करता है, जिसके जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है ना वही करेगा, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बिजनेस आइडिया ऑफ द बिजनेस इज डेवलप्ड। जो बिजनेस का जो आइडिया है ना वो आता है कि मुझे ये ही बिजनेस क्यों करना है। वो मार्केट के ग्राफ को एनालिसिस करेगा, मार्केट की डिमांड को देखेगा, उसके हिसाब से देखेगा कि हाँ जी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड द इनिशियल अरेंजमेंट आर द मेन, जो भी इनिशियल मीन्स की जो शुरुआती में जो भी कुछ चाहिए आपको वो ये स्टेजेस वही होती है, ठीक है। बिफोर अ कंपनी इज फॉर्म्ड, कंपनी एग्जैक्ट इस्टेब्लिशमेंट में आने से, इसकी एग्जिस्टेंस में आने से पहले कुछ व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्तियों का ग्रुप या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, उनके दिमाग में विचारधारा आएगी कि हाँ जी बिजनेस करना है, हमें कंपनी को क्रिएट करना है, उनके माइंड में आ रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग वो क्या करने वाले हैं, छानबीन करना शुरू करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, हाँ जी इतनी प्रोबेबिलिटी है, देन वो फिर क्या बनाने वाले हैं, दोबारा से फिर प्लान बनाने वाले हैं। देन फिर ये देखेंगे कि हाँ जी, अब देखो जैसे कि मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर क्लास के अंदर मुझे बायफॉर्गेशन करना है तो मैं किस बेसिस पे कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है, उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। मैंने पहले एक फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने देखा कि बॉयज ऐसे हैं जो कोई हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। फिर मैंने इनको और बायफॉर्गेट कर दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। फिर मैंने इनके अंदर और भी बायफॉर्गेशन कर दिया, जिनके मार्क्स 80 प्लस है, जिनके मार्क्स, इसकी कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने अपना माइंड में एक प्लान बनाया, ठीक है। फिर मैंने अपनी एनालिसिस किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उन सभी एक्टिव हर एक फील्ड को मैंने क्या किया, एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर मैंने देखा कि हाँ जी ठीक है, ये फाइनली स्टार्ट सेटअप हो गया कि हाँ, मैंने कहा कि मेरे को बस यहाँ तक ही बायफॉर्गेशन करनी है, ठीक है। अब इसे कंपनी लेवल पे ले जाइए, ठीक है। कंपनी के अंदर मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई दो 100 आइटम्स मुझे क्रिएट करनी है, बॉयज के लिए क्रिएट करनी है, गर्ल्स के लिए क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से एक मिडिल क्लास हो सकता है, एक रिच पर्सन हो सकता है, यहाँ पर एक और आ सकती है पुअर क्लास फैमिली आ सकती है ना। तो समझ में आ रहा है, मतलब कि एक अभी फिलहाल आपके माइंड में जो जो भी चीजें चल रही है अभी फिलहाल आपके माइंड में चल रही है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये सभी चीजें प्रमोशन की जो एक्टिविटीज होती है ना, कंपनी के एग्जिस्टेंस होने से पहले की ये एक्टिविटी है, इसकी कंपनी बनी नहीं है, इंसान के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी इज फॉर्म्ड, some persons get together and conceive the idea of the doing the business, the concept of the company is born in the mind, उनके माइंड में चल, and they investigate the potential, वो अपने पोटेंशियल का यूज करके इवन वो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस
फील्ड के अंदर उन्हें अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए, मीन्स किस फील्ड के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए। देन वो ये भी डिसाइड करेंगे कि मुझे मेरी कितनी कैपिटल को अरेंज करना है, गॉट इट, एंड हाउ एंड वेयर टू प्रोक्योर द प्लांट एंड द इक्विपमेंट। अच्छा, कैपिटल को अरेंज तो कर दिया, बट ये भी तो देखना पड़ेगा कि मुझे जैसे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे मशीनरी चाहिए, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, मुझे टूल चाहिए, ये कहाँ से आएंगे, मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये सारी की सारी एक्टिविटी अभी फिलहाल आपके माइंड में हुई है ना, ठीक है। और कहाँ पे मेरा प्लांट है, कहाँ पे मेरी बिजनेस, मैं अपनी एंटिटी कहाँ पे मेरी बिल्डिंग को इंस्टॉल करने वाला हूँ, मीन्स कि कहाँ पे मेरा, कहते हैं ना कि कहाँ पे आपकी दुकान है, कहाँ पे आपका बिजनेस है, कहाँ आपने अपना ऑफिस कर रखा है, ये सभी चीजें अभी फिलहाल आपके माइंड में चल रही है। ये आपकी प्रमोशन की एक्टिविटी है, समझ में आया। कंडक्टिंग द फिजिबिलिटी स्टडी, सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को स्टडी किया। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी दैट मींस कि आपकी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एंड लीगल जो भी रिक्वायरमेंट आप उनको देखेंगे कैसे होने वाला है, कैपिटल की एंड रिसोर्सेज की कहाँ से अरेंजमेंट होने वाली है, हमें अपने प्रमोटर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड चूजिंग अ कंपनी नेम एंड सीकिंग द अप्रूवल, ये सारा काम प्रमोटर। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो स्टेजेस है फॉर्मेशन की, जिसकी कंपनी बनेगी वो 4 स्टेजेस में बनेगी। पहला थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब फटाफट देखते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रोसेस है जिसके अंदर ये सेकंड पार्ट है बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को। अभी हमने जो किया है वो फर्स्ट पार्ट था, अब हम अपने सेकंड पार्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रमोशन का मतलब आ गया समझ में कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर एक इंसान या फिर मैं कहूँ कि ग्रुप ऑफ द पीपल क्या करने वाले हैं, उनके माइंड में हर चीज क्या होने वाली है, आइडिया आने वाला है, उनको एनालिसिस करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सीधा इसकी प्रोसेस पे आते हैं, तो स्टेजेस पे आते हैं। प्रमोशन की भी स्टेजेस है, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो 4 स्टेप है, ये जो 4 स्टेप है इनके अंदर भी स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। देखिए देखो, सबसे पहले क्या है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल के अंदर क्या है, मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स के दिमाग में आइडिया आया था उसे इनकॉर्पोरेट करना है, अपना बिजनेस कंपनी चलानी है। तो उसे के माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, बिजनेस के रिगार्डिंग एक आइडिया आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई अ विजुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट हैज टू बी द पोटेंशियल फॉर द सक्सेस। देखो मार्केट में ना काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, मैंने कहा कि आप ये भी बिजनेस कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कर सकते हैं, आप फूडिंग सेक्शन के रिगार्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास काफी सारे बिजनेस। और आपने देखा कि दिल्ली साइड एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है कि मुझे मान लीजिए, मेरे को जैसे कि यूट्यूब पे मैंने मोस्ट ऑफ जैसे रील देखी है, सबसे ज्यादा क्या होती है, मतलब बहुत सारी रील्स आती है, बट फूड सेक्शन की ज्यादा सबसे ज्यादा रील वायरल हो जाती है ना। सो मैंने देखा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस मैं ऐसा करता हूँ, फूड सेक्शन चला देता हूँ, ठीक है, मतलब कि खाने का स्टॉल लगा देता हूँ, तो वो अच्छा चलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी जो पोटेंशियल किस पॉइंट में, किस एरिया में मुझे सक्सेस मिल सकती है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना। और वो कौन करेगा भाई, प्रमोटर करेगा। प्रमोटर मैंने बताया था जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है, उस व्यक्ति को प्रमोटर कहते हैं। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, कि मार्केट में डिमांड कितनी है, और वो डिमांड के हिसाब से अगर मैं उसको प्रोवाइड कर दूं, सप्लाई प्रोवाइड कर दूं, तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होने वाली है, विजिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसकी मेरे पास जो रिसोर्सेज है कहाँ से आने वाले हैं, आइडिया कितना मेरा वर्किंग करेगा, राइट, ये सभी चीजें होनी चाहिए। देन उसके बाद मेरे पास आया कि मुझे, चलो मैंने कहा कि मैंने फूड सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, बट कौन सा फूड, फास्ट फूड, नॉर्मल जो हमारा खाना होता है, रोटी सब्जी होती है, या फिर मैं कोई और सेक्शन अप्लाई करूँ, ठीक है, मैं वेजिटेरियन करूँ या नॉन वेजिटेरियन करूँ, समझ में आ रहा है। मैं उस जो भी मैंने आइडिया लिया है उसको मैं क्या करने वाली हूँ, अब इन्वेस्टिगेशन करूंगी। इन्वेस्टिगेशन हर पॉइंट से होगी, टेक्निकल भी होगी, टेक्निकल इन द सेंस कि मुझे कैसे किसी चीज को, मैंने कहा मेरे को खाने का जो स्टॉल है वो ओपन करना है, या मैं कहूँगी खाने का होटल या कंपनी ओपन करनी है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो आप मोस्ट ऑफ काम करवाएंगे लेबर से करवाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिसकी अगर आपकी बिलिंग भी होने वाली है ना। आप खाना खाते हैं, बिलिंग कैसे आती है आजकल, ऑनलाइन आती है,
अगर आप ये सोचोगे कि हाँ जी ऑनलाइन नहीं, मुझे तो मैनुअल चाहिए, ठीक है, मैनुअल चाहिए तो वो क्या होगा, मैन पावर को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पे टेक्निकली फिजिबिलिटी देखेंगे कि जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। ये मैंने कहा जैसे कि आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसी मशीन यूज करना चाह रहे हैं, मतलब XYZ कोई भी मशीन, ठीक है, आप उसको क्या वो मार्केट में इजिली अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही है, हमें ये सभी चीजें चेकआउट करनी है, ठीक है। चेकिंग इन द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी की जो भी आपको रिक्वायर्ड जो भी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, जो भी आपको चाहिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, ये इन चीजों की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राइट। आपने जैसा बिजनेस चाहा उसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में फंड है, अगर नहीं है तो क्या इजिली रेज हो जाएंगे मार्केट से या नहीं होंगे, मुझे ये भी चेकआउट करना है। लीगल फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो मुझे जितने भी रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस मुझे फॉलो करनी है, क्या मैं उनको कैपेबल हूँ, फॉलो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक, ये सभी चीजें। देन उसके बाद आता है मार्केट फिजिबिलिटी, दैट मींस मार्केट के अंदर जो डिमांड है, जो मेरे कंपटीटर है, उनका कैसा काम चल रहा है, मेरे को कैसा उनसे यूनिक लेकर आना है, ये सभी चीजें मैं चेकआउट करूंगी। समझ में आया, सबसे पहले माइंड में आइडिया आया, देन उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट आ जाता है कि मैंने देखा, अब जैसे आपको मैं कहूँ, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अब देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स को ही ले लीजिए, इसने आइडिया देखा, उसने ये देखा कि यहाँ रिसोर्सेज हो जाएंगे, क्या मैं कैपेबल हूँ लीगली फॉर्मेलिटी को करने के लिए, अच्छा, उसने देखा बिल्कुल परफेक्ट है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब क्या करेगा, अब सोच लिया, देख लिया, अब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना स्टार्ट करेगा, इसकी कलेक्ट करना स्टार्ट, राइट, इसे बोलेंगे असेंबल द रिसोर्सेज, असेंबलिंग द दैट मींस उसको कलेक्ट किया जा रहा है, जितने भी जो चीजें आपको चाहिए, जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि आपको जो मशीनरी थी, जो आपको टेक्नोलॉजी थी, जो आपको पैसा था, लीगल जो फिनेंस था, ठीक है, आपके अंदर जो मैन पावर थी, आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट थी, आप उन सबको क्या करने वाले, इकट्ठा करने वाले, राइट, समझ में आया, समझ में आया, अच्छा जी। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट, अच्छा, साथ में ही आपको नाम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स करने से पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि हाँ जी मेरी कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अप्रूवल, और एप्लीकेशन ये भी देनी पड़ेगी कि हाँ जी जो मैंने नाम सेलेक्ट किया है, क्या ये ठीक है या नहीं है, या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक नाम की कंपनी क्या हो, दूसरा कंपनी क्या है कॉपी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, ठीक है, सैमसंग, एलजी, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, राइट। क्या आपने एप्पल के नाम से कोई दूसरी कंपनी देखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है, इसने कॉपीराइट किया हुआ है। सो कहने का मतलब कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करने वाले हो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने वाले हो। डॉक्यूमेंट क्या होंगे वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वाले चैप्टर के अंदर इन डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। वैसे मैं फिर भी थोड़ा बता देती हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कि कंपनी को क्या करना है, नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी को क्या करना है डिसाइड हो गया, कंपनी को ये जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है वो किस तरीके से हमें अचीव करना है, ये इंटरनली इंफॉर्मेशन आपको बताएगा, इंटरनली रूल रेगुलेशन बताएगा, ये आपको बाउंड्री बताएगा कि हाँ जी कंपनी का ऑब्जेक्टिव इतना है तो ये अचीव करना है, से बाहर नहीं जाना, आपको डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट की अप्रूवल मिल जाएगी तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की स्टेजेस की ओर बढ़ेगी। समझ में आया, तो समझ में आ रहा है, सबसे पहले जो स्टेप मैंने आपको बताया था, हमने प्रमोशन का काम करना, प्रमोशन का मतलब आ गया समझ में। प्रमोशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो प्रमोटर है ना, उसके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, वो आइडिया को इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो रिसोर्सेज को असेंबल करेगा, रिसोर्सेज असेंबल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, देन फाइनली उसका काम हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप आ जाता है मेरे पास इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब क्या होता है बच्चे, अब मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, अब मैं जाऊंगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जिसकी एक ऑफिस है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है, जहां से मुझे अप्रूवल मिलने के चांसेस है, इसकी वही चांसेस नहीं करूंगी, अप्रूवल वहीं से मिलेगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरी कंपनी नहीं खुलेगी, अगर उन्होंने हाँ कर दिया मेरी कंपनी खुलेगी। कहेंगे मैम कैसे होगा, भाई वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जहां से पैसे रेज किए, क्या आपका मेन प्रक्रिया रहने वाली है, किन किन एक्टिविटीज को यूज करके आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हो, हर चीज को चेकआउट करेंगे। कहीं पर भी उनको शक हुआ, कहीं पर भी ये लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो आपको बताएगी, इंटीमेशन देगी,
अगर आपने उसको करेक्ट कर लिया देन फिर आप उसको करेक्ट चेकआउट करेंगे, देन सब कुछ सही निकला तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन होना। जैसे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपने मान लीजिए अपना आधार कार्ड फिल करना भूल गए और मेल आईडी भी करना भूल गए एप्लीकेशन में, तो जब आप नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वो क्या कहता है, प्लीज रीड केयरफुली, ये दो ऑप्शन आपके खाली बैकएंड, राइट। आपको जब तक उनको फिल नहीं करोगे, जब तक उन क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करोगे, तब तक वो नेक्स्ट का ऑप्शन आगे अपलोड नहीं। सेम इस तरीके से कंपनी में है बेटा, जब तक कंपनी पूरी फॉर्मेलिटीज नहीं कर लेती तब तक क्या नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं सबमिट, है ना। ये डॉक्यूमेंट हो गया, आपकी फीस होगी, आपको फिर क्या होने वाले हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आता है बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेजेस। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे पास दिमाग में क्या था बच्चे, आइडिया था, और उस आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट करने के लिए सब कुछ काम किया, इन्वेस्टिगेशन भी की, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी की, देन उसके बाद मैंने सभी चीजों को क्या किया, असेंबल भी किया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किए। ये स्टेप एक था। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से अप्रूवल लिया, दैट मीन्स मैंने इनकॉर्पोरेशन का स्टेप कंप्लीट किया, और ऑपरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है वो आपने कंप्लीट की। यहां से मुझे जब क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, मैं आगे की ओर प्रोसीड करूंगी, मीन्स की मेरे को अब क्या चाहिए, मुझे कैपिटल रेज करनी है, राइट। मुझे क्या करनी है, कैपिटल रेज करनी है। और पब्लिक कंपनी का मैंने आपको बताया था, पब्लिक कंपनी को ये प्रॉपर राइट होता है कि वो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पब्लिक से इजिली रेज कर सकती है। अच्छा जी, रेज करने का मतलब क्या है, क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में ऐसे पैसे लगा देता है, नहीं लगाएगा। उसको सबसे पहले क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करती है, किसके थ्रू लोगों तक पहुंचाती है, इसकी जनरल पब्लिक तक पहुंचाती है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जैसे कि मैं आपका ये एग्जांपल लूं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या करते हैं कि मुझे डीयू में लेना चाहिए, मुझे सीयू में लेना चाहिए, मुझे पीयू में लेना चाहिए, मुझे केयू के अंदर लेना चाहिए, या फिर मुझे अलवर की यूनिवर्सिटीज है, मुझे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मुझे कहाँ लेना चाहिए। आप उनके प्रोस्पेक्टस को रीड करते हो, उनकी क्या, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि डिटेल इंफॉर्मेशन होना किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। सेम इस तरीके से कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा किसी कंपनी में तभी लगाएगा जब उसकी इंफॉर्मेशन से वो सेटिस्फाइड हो जाए, राइट। प्रोस्पेक्टस में इशू होने के बाद उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी तो वो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मैंने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं क्या करने वाली हूँ, एक अंडर राइटर्स को अपॉइंट करने वाली हूँ। अंडर राइटर दैट मीन्स मैं एक बैंक को अपॉइंट करने वाली हूँ, जहां पर लोग क्या करने वाले हैं, पैसे डालेंगे ना, तो बीच में यहाँ पर अंडर राइटर होता है, बीच का मीडिएटर। यहाँ पे मान लीजिए ये बैंक है कंपनी का, जिसे हम शेड्यूल बैंकिंग भी कहते हैं। जब भी जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे शेयर एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करेंगे तो इनका पैसा बैंक में जाएगा, ठीक है। बैंक में पैसा कलेक्ट होगा और उसके बेसिस पे ये कंपनी को इंफॉर्मेशन देगा। कंपनी उसी के बेसिस पे फिर क्या करने वाली है, शेयर को इशू करने वाली है, और शेयर को इशू करने में प्रोसेस होती है एप्लीकेशन की, अलॉट की, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल, देन उसके बाद फाइनल कॉल। देखो ये तो हम फर्स्ट टू क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं शेयर वाले चैप्टर से। अगर नहीं पता, वैसे भी आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी है, मैंने ये सिलेबस कंप्लीट करवाया हो तो चैनल पर विजिट करके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का मतलब क्या है कि आपको पैसा चाहिए था, दैट मीन्स कंपनी को पैसा चाहिए था, और उस पैसे को अरेंज करने के लिए पब्लिक के पास जाएगी, और पब्लिक के पास जाने और पब्लिक से पैसा आने और पब्लिक को शेयर इशू करने में ये जो प्रोसेस है ये डिस्कस कर पब्लिक कंपनी के लिए स्पेशली ध्यान देना। क्यों मैम, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। क्या मैंने आपको पिछले जब हमने डिफरेंस किया था टाइप ऑफ कंपनी में भी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी के अंदर भी, मैंने बताया था ना कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको केवल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, कंपनी स्टार्ट कर दो। बट पब्लिक कंपनी ऐसे नहीं स्टार्ट होती। पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ द क्या चाहिए, मुझे इसकी फुल फॉर्म चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वैसे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी, बट अभी फिलहाल कमेंट, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके कमेंट कीजिए, ठीक है।
आई होप सबने कर दिया, बता देती हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट चाहिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन था, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करने का बिल्कुल भी राइट नहीं है, दैट्स द रीजन ये नेक्स्ट स्टेप इनके लिए नहीं है प्राइवेट के लिए, बट पब्लिक को इसके आगे जाना पड़े। अभी तो और भी स्टेप है, सुनो, समझ में आया? इशू करेगी प्रोस्पेक्टिस, अंडरराइटर जो ब्रोकर होता है, जो बैंक होता है, उनको इशू सेलेक्ट करेगी किस बैंक में पब्लिक का पैसा कलेक्ट होने वाला है, फिर शेयर की एप्लीकेशन रिसीव करेगी, कंपनी लोड करेगी शेयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि आपका 90% होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, कमेंसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही कंपनी ने क्या किया, 90% का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, लोग, मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए पब्लिक से रेज करने, तो कम से कम 90,000 पैसा अगर कलेक्ट हो गया है तो आगे प्रोसेस जाएगी, अदरवाइज 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसा वापिस से लोगों को वापिस जिनसे पैसा है वापिस देना पड़ेगा। तो कमेंसमेंट का मतलब क्या हुआ? कमेंसमेंट का मतलब हुआ कि एक सिक्योर्ड जो फंड आपको चाहिए था वो आपने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है? अब आपको फाइनली क्या ऑब्टेन होने वाला है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बताया अभी, बताया पब्लिक कंपनी के लिए ये, बस प्राइवेट के लिए तो भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लो और फटाफट अपना काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटिंग द की मैनेजरियल पर्सोनल, दैट मींस जो डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर होते हैं, फिर वो उनको अपॉइंट करेगी, क्योंकि इनको भी अपॉइंट करना है। वो एक बैंक अकाउंट ओपन करेगी जहां पर बिजनेस की ट्रांजेक्शन डीलिंग होगी। समझ में आया? समझ में आए? 4 प्रोसेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हो जाता है हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट हमारा। जो देखो, सबसे पहले प्रमोशन की स्टेप हमने पढ़े, राइट, जिसके अंदर प्रमोटर के आइडियाज आने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इनकॉर्पोरेशन पढ़ा, दैट मीन जो कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनको मेरे को वेरीफाई करवाना है। फिर मेरे को क्या करना है? कैपिटल को रेज करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, बैंक को सेटअप करना है, एप्लीकेशन रिसीव करनी है, अलॉटमेंट करना है। देन उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ? शेयर्स को सॉरी बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए मैं सेटअप करने वाली हूँ। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, दैट मींस अगर पब्लिक कंपनी यहाँ पर 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव करने में सक्सेसफुल रही तो वो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट उसको रिसीव हो जाएगा। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन जिन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है उस सबको अपॉइंट करेगा, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पर ये जो स्टेप है, अभी देखो हमने अभी तक कितने पार्ट कर लिए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया फॉर्मेशन का, हमने प्रमोशन के स्टेप्स कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर। इतना समझ में आया जो भी समझाया है? ओके जी। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई प्रमोटर कौन होता है। भाई इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि क्या होता है प्रमोटर, कि एक वो पर्सन जिसके माइंड में वो आइडिया आ रहा है, जिसके माइंड में ये सभी चीजें आ रही है कि भाई मुझे किस चीज का बिजनेस करना है। मैंने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन, प्रमोशन की ये प्रोसेस याद है कि मेरे पास आइडिया आया, ये प्रमोशन की प्रोसेस थी, राइट? और ये आइडिया जिस व्यक्ति के दिमाग में आता है उसे प्रोमोटर कहते हैं। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भाई इसकी ड्यूटी, लायबिलिटी, राइट, लीगल, रेमुनरेशन, जितना जो कुछ बने यहाँ से, इवन इसकी प्रोसेस से भी जो भी हमने डिस्कस किया। ये आइडिया आएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, है ना, ये असेंबल करेगा रिसोर्सेज को, देन उसके बाद ये क्या करने वाला है? ये अपने डॉक्यूमेंट की फुलफिलमेंट करने वाला है, ठीक है? समझ में आई? ओके जी। चलो, प्रमोशन के सॉरी प्रमोटर का भी स्टेप इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोटर कौन होता है, कौन बन सकता है? थर्ड पार्ट है प्रमोटर ऑफ द कंपनी, राइट? चलो, प्रमोटर कौन है? कोई भी हो सकता है। मैं अकेली हो सकती हूँ, मेरे ग्रुप भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। प्रमोटर कोई भी हो सकता है, राइट? तो हु इज द प्रमोटर? दैट मींस एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप ऑफ द फर्म, या फिर कोई ग्रुप ऑफ द पर्सन, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, राइट? ओके जी। क्या लिखा हुआ है? अपर मोड। देखो बच्चों, जो आपका डाउट था ना लास्ट क्लास के अंदर कि मैम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट? क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन के अकॉर्डिंग ही, जैसे मेरे को, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी ना, ये पीडीएफ आपको एक्सेस हो सकती है, ठीक है? टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपसे एक लिटिल अमाउंट चार्ज की जाएगी, आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। हाँ से सुनना, जो आपका डाउट रहता है कि मैम क्वेश्चन को अटेम्प्टेशन करनी है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, देखो मैंने जैसे मीनिंग लिखा हुआ है, हु इज द प्रमोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये चीजें हाईलाइट करके दिखानी होंगी। अब देखो, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको इजीली समझ में भी आ रहा है। कोई डाउट रहता है मैं आपको बोलती हूँ कमेंट सेक्शन, स्पेशली आप लोगों के लिए कमेंट करो, मैं आपका सोल्यूशन
ऑन द स्पॉट दूंगी, राइट, या फिर विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट का जो सोल्यूशन है वो मिल जाता होगा। अभी तक हमने पूरा कोशिश की है, आगे भी हम यही करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रमोटर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आता यहाँ से कंफर्म है बेटा, क्वेश्चन आएगा तभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ कि प्रमोटर कौन है। एक ऐसा पर्सन है या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके माइंड में, जिसके जिसके दिमाग में ये सभी चीजें आ रही है, क्या करना है, एक बिजनेस सेट करना है, मुझे कमाना है, मुझे प्रॉफिट क्रिएट करना है, या मुझे मुझे सर्विस देनी है, मुझे इस तरीके का एक्टिविटी करनी है। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो मिस्टर एक्स था, इसका फूड सेक्शन हमने ओपन किया था, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन करना है, ये सारा का सारा जो मतलब जितना भी दिमाग में चल रहा है ना, इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के दिमाग में चल रहा है ना। तो इसे उस पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के आइडिया को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। दूसरा, वो अरेंज करेगा जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, चाहे वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लीगल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपके टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, हर फॉर्मेलिटीज को कौन पूरी करेगा, पर्सन करेगा। क्यों भाई, अब देखो कंपनी अभी बनी तो नहीं है, ना कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अभी फिलहाल जो चल रहा है दिमाग में चल रहा है, बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ कि जो प्रमोटर होता है वो क्या होता है, फाउंडर होता है, जिसकी बिजनेस का निर्माता कह सकते हैं, है ना, ये हम बैकबोन कहेंगे। जो बिजनेस की परफॉर्मेंस आपको किसी भी बिजनेस की दिखती है ना, वो क्या नजर आती है, उस व्यक्ति का दिमाग नजर आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो प्रमोटर होता है ना बच्चे, वो क्या करता है, इनोवेटर होता है, इनिशिएटर्स होते हैं, जिसकी किसी भी बिजनेस के आइडिया को जनरेट किया जाए। मैंने कहा कि भाई मुझे तो फूड का स्टॉल ओपन करना है, मुझे तो फूड की कंपनीज ओपन करनी है, फूड में वो भी कौन सी, फास्ट फूड है, नॉर्मल है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे फ्रूट चाट देनी है तो सारे फूड ही, है ना। बट कौन सा भाई, बिजनेस का आइडिया कहाँ से आता है, इस व्यक्ति के दिमाग से तो आता है। ये देखिएगा कि हाँ जी किसकी ज्यादा डिमांड है, हाँ, इसने ही रिस्क लिया। अब देखो मैंने कहा कि बिजनेस अभी बना नहीं है, कोई भी कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो जितने भी लोगों से ये मिलेगा, किसके बेसिस पे मिलेगा, रिस्क किसका है भाई, प्रमोटर का है। अगर ये इधर अपने घर से किसी के साथ डीलिंग करने जा रहा है, भाई घर से वहां गया, ऑटो का एक्सपेंसिस हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस जिसे हम कहेंगे, वो कौन बियर कर रहा है, भाई प्रमोटर कर रहा है। उनसे बातचीत कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप कौन लेने वाला है, प्रमोटर होता है। दैट्स द रीजन इसे हम इनोवेटर कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। रिस्क टेकर आया समझ में, क्योंकि हर एक्टिविटी वो कर रहा है उसके दिमाग के हिसाब से चल रहा है। अगर कुछ गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ अच्छा हुआ तो उसको प्लेसमेंट मिलने वाली, राइट। तो यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजर भी होता है। मीन्स की ऑर्गेनाइजर का मतलब क्या है कि जो चीजों को अरेंज करता है। चीजों को अरेंज करने का मतलब क्या है, चीजें जो भी चाहिए, मीन्स की जो भी मुझे रिसोर्सेज चाहिए वो अरेंज कौन करेगा, भाई प्रमोटर करेगा। इसने कहा कि भाई मुझे तो टेक्नोलॉजी चाहिए, भाई मुझे तो ऐसी मशीन चाहिए कि जो फटाफट क्या करे, चीजों को गर्म कर दे, जैसे कि मैं कहूँ कि ओवन होता है, ठीक है। या फिर मुझे क्या चाहिए, तंदूर चाहिए, तंदूर में मेरे को रोटियां बना बना के, जैसे मैंने कहा मैंने फूड का सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया है, तो तंदूर चाहिए, समझ पा रहे। मीन्स की जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो मैं वो भी अरेंज करूंगी, मुझे कैपिटल चाहिए तो मैं वो भी अरेंज करूंगी, मुझे 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 एरिया चाहिए, मुझे वो भी अरेंज करूंगी, मुझे किसी की मान लीजिए, मुझे मतलब जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, मैं हर चीज ऑर्गेनाइज करूंगी, ठीक है, अरेंज करूंगी, असेंबल करने वाली। ये पॉइंट मैंने आपको प्रमोशन के स्टेप में भी डिस्कस किया था। दैट्स द रीजन मैं कह रही हूँ कि हम स्टार्टिंग से देखते आने इस पॉइंट को, समझ में आया। देखो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीजों को क्या करने वाला है, असेंबल द रिसोर्सेज, राइट। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, अरे अरे कहाँ गया, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ ना कि आपके स्कूल में अगर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो क्या होता है, कहते हैं ना दोनों पेरेंट्स के आना जरूरी है। भाई पेरेंट्स गए हुए बाहर, तो आपने कहा कि चलो ताऊ जी को ताई जी को ले जाता हूँ, तो ताऊ जी ताई जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्कूल घर वालों से फोन जाएगा, मम्मी पापा से फोन जाएगा इंचार्ज के पास कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, मेरे बड़े भाई भाभी आने वाले। अच्छा जी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी इसकी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर आपको एक एग्जाम्पल देते, शादी में जाना है,
अब शादी में मान लीजिए बाकी सारे के सारे फैमिली मेंबर क्या है, बिजी हैं, तो आपने क्या किया, अगर आपके पापा पापा जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो वो भी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, राइट? तो कंपनी के अंदर जो कंपनी का आइडिया किसके माइंड में आया, कौन इसको बना रहा है, ये एज अ प्रमोटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, एक लीडर की तरह काम करता है। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए, फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगी, इन्वेस्टर्स को कितना डिविडेंड देना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्रमोटर, राइट? ओके, इंपॉर्टेंस आगे की समझ में कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, ये एज इट इज आपके स्टेप है ना, पता है क्या है, प्रमोशन की पॉइंट है, आप इसको रीड आउट करेंगे इसलिए समझ में आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर के फंक्शंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, एक नहीं दो नहीं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन, इवन मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके जो क्वेश्चन पेपर चैनल हमने बनाया है ना, वहां पर आपको लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको बता देती हूँ, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन है। कंपनी लो का हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था 2021, 22, 23, 24, 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप, वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, प्रमोटर का क्वेश्चन आया है। चलो देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या क्या, मतलब वो क्या रोल अदा करते हैं। जो अभी तक मैं आपको स्टोरी समझाती आ रही हूँ ना, वही फंक्शन है, याद करने में बिल्कुल आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कंपनी को फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि हर स्टेप स्टार्टिंग से लेकर इवन कई बार क्या होता है, कई बार प्रमोटर क्या होते हैं एंड तक भी रहते हैं, है ना, कंपनी के बनने तक, कंपनी के अंदर पैसे अरेंज करने तक सबका काम ये करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या किया इसने, दिमाग में, ये देखो इमेज नजर आ रही है, आइडिया लेकर आए हैं, ऑर्गेनाइजिंग द ideas. The promoter conceiving the business idea, feasibility the study to check the whether the business will be profitable, organizing the resources to be the being a idea to be life. That means उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया, देन उसने अपनी स्टडी की कि हाँ जी जो टेक्नोलॉजी है, हाँ जी जो आपके पास मशीनरी है, हाँ जी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, हाँ जी जो आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो चीजें आप अरेंज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर मैं अरेंज कर पा रहा हूँ तो क्या बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा नहीं जाएगा, अगर हाँ तो मैं उन सभी रिसोर्सेज को अरेंज करूंगा नहीं करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे आइडियाज को एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है। कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर ये क्या करने वाला है, कॉपरेशन ऑफ द मेंबर करने वाला है। दैट मींस अब देखो उसने तो दिमाग लगा दिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा बिजनेस होना चाहिए, मेरे को कंपनी बनानी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कंपनी बनाने के लिए हर एक रूल होते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है। प्राइवेट कंपनी में जैसे कि मैं यहीं पे, चलो यहीं पे रहते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन चाहिए, है ना। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट ही क्या है, कॉर्पोरेशन ऑफ द मेंबर, तो हम मेंबर को लेके चलेंगे। जिसकी जो प्रमोटर है वो क्या करने वाला है कि लोगों को इनिशिएट करेगा, इवन लोगों को परसुएट भी करेगा कि हाँ जी देखो कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, छोटी मोटी बात नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, पूरा मन लगा के काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हर चीज से उनसे इन्फ्लुएंस करेगा। आज हम इतने लेवल पे हैं, कल इतने लेवल पे जाएंगे, फिर परसों ऊपर भी जाएंगे, है ना। तो मीन्स की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर को क्या करने वाला है, वो इकट्ठा करने वाला है। अगर पब्लिक कंपनी ओपन कर रहा है तो 7 मेंबर होंगे, और प्राइवेट कंपनी है तो वो ये कौन कर रहा है भाई, व्यक्ति है थोड़ी ना जुड़ जाते हैं, जुड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, जुड़ने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन बताने वाले के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, कहते हैं कि बढ़िया पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, है ना। तो वो प्रमोटर का काम है। प्रमोटर गैदर द पीपल, प्रमोटर लोगों को इकट्ठा करेगा, विलिंग टू बी इनिशियल द मेंबर, स्टार्टिंग के जो मेंबर इकट्ठा करने वाले हैं। वो डायरेक्टर को भी देखो, मैंने आपको पहले बता देता हूँ, डायरेक्टर जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है जो कंपनी को डायरेक्ट करेगा, वो भी करेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट में यहाँ पे लास्ट पॉइंट के ऊपर, कि जो प्रमोटर है वो क्या करने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के बाद जो मैनेजरियल जो आपके पास पर्सोनल होते हैं, इसकी जो मेन कहते हैं ना कि जो बैकबोन होते हैं कंपनी की, डायरेक्टर, ऑडिटर, चीफ एग्जीक्यूटिव, इनकी भी सिलेक्शन कौन करता है, प्रमोटर करते हैं। अगर उनकी सिलेक्शन बढ़िया होगी तो बढ़िया प्रॉफिट, बढ़िया बिजनेस चलेगा, अगर नहीं हुई तो सिंपल सी बात है, डामाडोल हो जाएगा। तो जो हमारे जो पास जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन देंगे, वो भी क्या है, ओनर मैनेज करेगा, प्रमोटर करेगा। द प्रमोटर सेलेक्ट एंड सिक्योर द कांस्टेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कंसेंट सॉरी, secure consent from the individual who
will serve as a first डायरेक्टर। वो उनसे कंसेंट मतलब सहमति लेगा, किसी से जबरदस्ती नहीं करने वाला, सहमति लेगा कि हाँ जी हमारी कंपनी का ये मोटिव है, ये मतलब हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रोस्पेक्टस में आपको पता देते हैं ना कि हाँ जी कंपनी को पैसा चाहिए और तुम लोग इन्वेस्ट करने वाले, है ना। इसी तरीके से वो डायरेक्टर को भी हर चीज एक्सप्लेन करेगा और उससे सहमति लेगा, क्या आप विलिंग है हमारी कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए? यस आई विल डू। राइट, समझ में आ रहा है? तो इसकी सहमति जरूर लेगा, डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। अच्छा, देन उसके बाद एक और फंक्शन होता है भाई, क्या भाई, कंपनी का जो नाम है डिसाइड करना, उसका लोगो डिसाइड करना कौन करता है? प्रमोटर ही तो करता है। क्योंकि अपने आप को रजिस्टर करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कंपनी का नाम सेटअप करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में दिखाना भी तो पड़ेगा भाई मेरी कंपनी का नाम फलाना फलाना है, कंपनी के नाम होता है। राइट, अब मैंने कहा कि मेरी कंपनी का फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा कंपनी का नाम एप्पल है, एप्पल का जो लोगो है कुछ ऐसे कटा हुआ एप्पल समथिंग ऐसे है। राइट, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये काम कौन करते हैं? 3 और 4 जो भी नाम होता है, जैसे एप्पल हो गया, और जैसे कि लंबा नेम है जैसे एलजी छोटा सा नेम है, ठीक है, सैमसंग हो गया, ये काफी सारे जो भी नाम होते हैं ये आपको अप्रूवल करवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के, राइट, कि अपनी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी बने। आपको ये भी पता होगा, मैं लास्ट पॉइंट से डिस्कस करके आ रही हूँ कि किसी भी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से मैच नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ सिमिलर कंपनी जो भी है वो नहीं होनी चाहिए, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। और वो नाम सेलेक्ट करना, इस तरीके से डिजाइन करना कि दूसरों से यूनिक हो, वो कौन करेगा भाई? प्रमोटर करेगा। अच्छा जी, लीगल डॉक्यूमेंट कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस होता है, ये सारे के सारे आपके लीगल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि आपको ये बताता है कि हाँ जी कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी की बाउंड्री क्या है, कंपनी के मोटिव को किस तरीके से अचीव करना है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन जब लिखी जाती है तो नीचे जो साइन होते हैं ना, वो किसके होते हैं? प्रमोटर के होते हैं। प्रमोटर लाइबल होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन को देखकर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो भाई प्रमोटर उसके लिए लाइबल होने वाला है, जिसने साइन किया था प्रोस्पेक्टस। समझ में आया? दीज डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लीगल एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्टाइज पर्सन होते हैं उनसे हेल्प ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है अपॉइंटिंग द बैंकर्स, ब्रोकर, लीगल एडवाइजर। अब देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में मैंने आपको डिस्कस किया था, जब कंपनी को सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आते हैं, कंपनी को क्या करना है? कैपिटल को रेज करवाना रहता है। तो कंपनी एक क्या करती है? बैंक को एज अ मीडिएटर अपॉइंट करती है। वो बैंक क्या कौन होने वाला है? कौन आपको एडवाइस देगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, जिससे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? अच्छा जी, तो यहाँ पे बैंकर हो गया, ब्रोकर हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट भी मीन्स कि जितने भी कंपनी के अंदर पर्सन चाहिए, जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए अरेंजमेंट करने के लिए, प्रमोटर सबसे आगे होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात की जाती है एक्वायरिंग द एसेट्स एंड द मेकिंग द एग्रीमेंट। एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि मैंने क्या करना है? कोई भी एसेट्स को बाय करना है। मेकिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मेरे को किसी के साथ एग्रीमेंट करना है, मैं किसी के साथ डीलिंग में जा रही हूँ, तो नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? वो बातचीत करने का जो मतलब काम है वो कौन करेगा भाई? प्रमोटर करने वाला है। ठीक है जी, एंटरिंग टू द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रीलिमिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसकी अभी तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है ना। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती, सारे के सारे जो काम है वो कौन कर रहा है? प्रमोटर कर रहा है नहीं कर रहा? प्रमोटर वेंडर से भी मिल रहा है, प्रमोटर जिससे एसेट्स हमें खरीदनी है वो सबसे मिल रहा है, जहां से मुझे पैसे अरेंज होने हैं, मेरे को बैंक कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, लीगल एक्सपर्ट कौन होना चाहिए, इन सबसे डीलिंग कर रहा है नहीं कर रहा? भाई किसके बेसिस पे कर रहा है? अपने बेसिस पे कर रहा है कि इन केस मेरी कंपनी बन जाती है तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ये सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? कंपनी में हो जाएंगे। तो जो प्रीलिमिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसकी कंपनी के एग्जिस्टेंस होने से पहले जितने भी काम होते हैं वो प्रमोटर अपने बेस पे कॉन्टेक्ट विद द वेंडर सप्लायर आर साइन फॉर द एसेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज मेरे को चाहिए, पैसे जैसे मैंने बताया, वो प्रमोटर अरेंज करवा देगा। फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार के पास जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरेंडम बताया मैंने, आर्टिकल बताया, प्रोस्पेक्टस बताया, आरओसी का अप्रूवल बताया, फीस जो होती है, स्टैम्प ड्यूटीज होती है, चार्जेस जितनी भी होती है, जितना भी काम होता है प्रमोटर करता है।
भाई इतना सारा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा तो रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो रेम्यूनरेशन का पॉइंट हम आगे करेंगे। फंक्शन समझ में बिल्कुल आसान है। अगर आपने लास्ट पॉइंट देखा होगा कि हाँ जी प्रमोटर होता कौन है, प्रोसेस में क्या है, तो ये पॉइंट आपको इजी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें बार बार रिपीट होंगी, राइट। ओके, लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर की कंपनी। भाई मैम आपने ये तो बता दिया कि आपने प्रमोटर के फंक्शंस क्या है, मतलब कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही होगा, कोई ना कोई पोजीशन को होल्ड तो करता ही होगा, है ना, कि कंपनी के साथ उसका रिलेशनशिप क्या, भाई इतना वो काम कर रहा है। हर एक पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगी कि एज अ प्रमोटर को क्या माना गया है, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी, ऑफिशियल एम्प्लॉय, पर वो भी नहीं है। ऑनर माना गया, वो भी नहीं है, पर है क्या, समझो इसको। लीगल पोजीशन का मतलब क्या है कि वो किस पोजीशन को होल्ड करे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके जैसे कॉलेज के अंदर हर एक टीचर की पोजीशन है, कि आपको इनकम टैक्स पढ़ाने वाले टीचर अलग है, आपके एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग है, आपकी प्रिंसिपल अलग है, आपकी वाइस प्रिंसिपल अलग है, समझ पा रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल जो आपकी अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक की पोजीशन है। इसी तरीके से प्रमोटर की, ठीक है, प्रमोटर की पोजीशन कौन सी है, मुझे वो भी फाइंड आउट करनी है। देखो, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रमोटर एंड देयर इज अ कंपनी, लीगल स्टेटस क्या है प्रमोटर का, ये मेरे पास क्वेश्चन है। आंसर इनको समझ में, इनको इस पूरे पैराग्राफ को सब पढ़ने के बाद समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, प्रोमोटर स्टार्ट करता है वर्किंग कंपनी के अंदर, इवन कंपनी क्या नहीं हुई है, एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, एंटिटी बनी नहीं है, बट फिर भी कंपनी के अंदर जो क्या है, काम कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपने बेस पे कर रहे हैं। देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रमोटर एंड द कंपनी। कंपनी, प्रमोटर और कंपनी के बीच में का कोई कॉन्ट्रैक्ट है भी, क्योंकि एग्जिस्टेंस में नहीं है तो सिंपल सी बात है कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि कंपनी तभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जब तक वो एग्जिस्टेंस में है। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, बट फिर भी प्रमोटर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन नजर नहीं आ रहा कि वो एजेंट है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि जैसे स्कूल है या फिर मैं कहूँ कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने सुना भी होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लगी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां लगी है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो भी एग्जिस्टेंस में है, ये भी काम कर रहा है, बट यहाँ पे भाई कंपनी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये काम कैसे कर रहा है। तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं कि प्रमोटर एज अ एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी, ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी तभी करेगी ओनली आफ्टर द इट्स रजिस्ट्रेशन। तो ये एजेंट तो नहीं है। कहते हैं अच्छा चलो ओनर तो होगा। अच्छा, ओनर का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, सुनो, इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट द प्रोमोटर एक्ट लाइक अ ओनर बट इज नॉट एक्चुअली दैट, एक्चुअल में ये ओनर नहीं होता, not a legal entity to be any profit before or after the formation of the company. A promoter normally does not invest in the company. He invited the public to the invest in the company. ध्यान से सुनना, कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, नहीं कहते हैं, कहते हैं। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो इज द ओनर होते हैं, नहीं होते। भाई ये तो पैसा लगाता नहीं है, पर हाँ ये पैसा कहाँ से आएगा ये अरेंज जरूर करवाते हैं, मीन्स कि लोगों को इनवाइट करने का काम करते हैं। भाई जब पैसा ही नहीं लगाया तो ओनर कहाँ से हो गया ये, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अ प्रमोटर नॉर्मली डज नॉट, नॉर्मली, हमेशा नहीं कह रहा, नॉर्मली बात, आमतौर पर बात कर रहे हैं, जनरल टर्म की बारे में बात कर, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो बल्कि वो तो भाई इनवाइट करता है पब्लिक को कि आओ इन्वेस्ट करो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी द प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर अकाउंट बिफोर द मेंबर ऑफ द कंपनी। और इवन कंपनी के अंदर जो जो प्रमोटर होते हैं ना, कंपनी चलो बन गई, अभी तो चलो बनी नहीं थी, अब बन गई है। कंपनी के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना है या फिर मैं कहूंगी कोई भी अल्टरेशन करनी है कंपनी के डॉक्यूमेंट के चेंजेस करने हैं मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई सबसे पहले जितने भी मेंबर है ना, इसकी जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा था, उन सबको मुझे डिटेल देनी पड़ेगी, समझ पा रहे हैं। और वेदर और नॉट द प्रमोटर इज रेमुनेटेड डिपेंड अपॉन द कंपनी डिसीजन, कंपनी के डिसीजन पे वो डिपेंड करता है, दैट मींस उससे काम करने के ना उसके बाद ना पैसे मिलते हैं, रेमुनेशन मिलता है, समझ में आया। तो कंपनी का तो ओनर नहीं हो गया,
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कंपनी के साथ जो प्रमोटर है उसका रिलेशनशिप एग्जैक्ट में रिलेशनशिप डिफाइन ही नहीं किया गया, बट कहीं ना कहीं एक शब्द आ जाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक ऐसा रहता है, आपने फिड्यूशियरी एसेट देखी है, एक गुडविल होती है, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स भी आपने देखी होगी, इसकी एसेट्स होती है बट वो दिखती नहीं है ना, जिसकी फिक्टिशियस तो क्या होती है जिसकी वैल्यू नहीं होती, बट गुडविल की क्या होती है, वैल्यू होती है। कुछ इस तरीके से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी होता है, वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि ट्रस्ट पे, एक विश्वास पे बना हो, कॉन्फिडेंस पे बना हो कि हाँ जी इसने कंपनी के बनने से पहले इतना सारा काम किया। समझ पा रहे हो, कंपनी के बनने से पहले, एग्जिस्टेंस में आने से पहले जितना भी खर्चा था, जितना भी टाइम था, वही उस पर्सन ने स्पेंड किया है, उस पर्सन ने काम किया है। वही काम कंपनी बनने के बाद वो उसके लिए इतनी जितनी लगन, अब देखो वही कहते हैं ना कि जब तक तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब आमतौर पर नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, जब तक इंसान को कुछ मिलता हो तब तक उसके प्रति फेथफुल रहता है, राइट, उसको कुछ काम करने में मजा आता है। अब भाई उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा था इससे बनने से पहले, अब बन गई है तो और मेहनत अच्छे मन से लगा के करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है, एक ऐसा पोजीशन, समझ में आया, ठीक है। ओ माय गॉड, प्रमोटर who decide what will be the shape and size of the company and what the industrial and commercial activity क्या होने वाली है, हर चीज उसने डिसाइड की, उसके माइंड में क्या आइडिया है, हर चीज यहाँ पे डिपेंड की गई। तो हम ये कह सकते हैं ना तो ये एजेंट है, ना ये ट्रस्टी है, ना ही कोई, बस हाँ कंपनी के इन फ्यूचर में काम कर रहे हैं, इवन पास्ट में उन्होंने कंपनी बनने से पहले काम किया है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने फुलफिल किया है। तो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप एक ऐसा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, मीनिंग ऑफ द फिड्यूशियरी मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ पे नीचे रीड आउट कर सकते। क्लियर है, तो चलो यहाँ पर मेरे पास जो आपके जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का ये भी कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आया कि परमो बिल्कुल मजा आ रहा है ना, मतलब सीरीज बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, देन फाइनली आ जाना अब हमारा थर्ड पार्ट। चलो तो अब फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। देखो प्रमोटर के अंदर इतनी सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इतना समझ में आ गया प्रमोटर क्या है। अब राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यहाँ से सुनना, क्योंकि प्रमोटर का मतलब उसके फंक्शंस, उसकी लीगल पोजीशन, यही कहीं ना कहीं अब यहाँ पे यूज होने है। चलो फटाफट करते हैं, फटाफट इसको भी फिनिश करते हैं। लीगल पोजीशन हो गया है, राइट के बारे में, फिर प्रमोटर के क्या राइट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि कंपनी के बनने से पहले, ये जो लीगल पोजीशन वाला जो पॉइंट था ना, कि कंपनी के बनने से पहले वो इतनी शिद्दत से काम कर रहा था भाई, है कंपनी बनने के बाद भी वो शिद्दत से काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी बनने से पहले तो जितना भी खर्चा था, टाइम था, मैंने आपको बताया सारा का सारा क्या हो, कौन बियर कर रहा है भाई, वो पर्सन ही तो बियर कर रहा है जिसके माइंड में ये आइडिया आएगा, उसकी ये विचारधारा थी कि अगर ये प्लान सक्सेसफुली हो गया तो अच्छा जनरेट होगा प्रॉफिट, इवन अच्छी जनरेट करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट, इवन हम अपने जो भी रिक्वायरमेंट थे हम फुलफिल करने वाले हैं, यस या नो। तो उसके साथ साथ जिस इंसान की जो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के माइंड में जो आइडिया थॉट्स ये चल रहे थे, आ रहे थे, उनके क्या क्या राइट है वो डिस्कस करते हैं। राइट टू गेट द लेजिटिमेट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज, कि जो बिजनेस के सेट, मान लीजिए मैंने कहा मेरी बिजनेस की जो ओपनिंग है ना वो कब हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 अप्रैल 2025 को हुई है, ये आएगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा ये मेरी उससे, बट इससे पहले क्या कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के अंदर कि मुझे क्या क्या स्टेप नहीं करने पड़ेंगे भाई, बहुत स्टेप करने पड़ेंगे, मुझे डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे उसकी स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, मुझे रिसोर्सेज को अरेंज करना है, रिसोर्सेज को अरेंज करने में पैसे भी अरेंज होंगे, मुझे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना है, मुझे जितनी भी मशीनरी थी, मुझे मतलब कहने का मतलब ये है मैंने हर स्टेप के ऊपर पैसा लगाया। अब आप घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हैं, ऑटो में जा रहे होंगे, ऑटो का भी तो एक्सपेंस होता होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं। ये कहते हैं कि कंपनी के बनने से पहले जितना भी खर्चा हुआ था, ठीक है, कंपनी बनने से पहले जितना भी खर्चा हुआ था उस खर्चे को रिसीव करने का कंपनी से क्या प्रमोटर का राइट है। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी,
यहाँ तक कोई एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो जितना भी खर्चा किया उसने अपने बेस पे किया। वैसे देखा जाए लीगली रोक पे तो कोई राइट नहीं है, बट कंपनी ने देखा भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि कंपनी बनने के बाद ना कंपनी अलग मेंबर अलग, वो पड़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। हाँ जी बिल्कुल पड़ा है। तो यहाँ पर आने के बाद जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप मैनेजर होते हैं, वो क्या कहेंगे कि इतने टाइम से ये पर्सन इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अगर हम इसको आगे रेमुनरेशन देंगे और इवन पिछला जितना इसने खर्चा उठाया वो भी देंगे, तो क्या इसकी जो फीलिंग है वो और ज्यादा हमारी कंपनी के और काम नहीं करेगी? सिंपल सी काम करेगी, करेगी ना? थोड़ा सा मेंटली सोचो, राइट? तो यहाँ पे कहा गया है कि बिफोर द कंपनी कम इनटू द एग्जिस्टेंस, इट्स अ प्रमोटर हैज इनकर्ड टू द मल्टी वेरियस एक्सपेंसेस, इसके काफी सारे एक्सपेंसेस इसमें बेयर किए हुए हैं, मैं आपको बता। These expenses are incurred before the company become a legal entity. इसकी कंपनी अभी लीगल एंटिटी नहीं बनी थी, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, सच देयर इज नो एग्रीमेंट। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो भी प्रमोटर ने कंपनी के लिए लीगल एक्सपेंसेस किए थे, क्या उनको वो एक्योर कर सकता है, नहीं कर सकता? पर एज पर द लॉ, मैंने आपको बताया कि इनके बीच में किसी का ऊपर जो प्रमोटर है वो कोर्ट के अंदर केस भी दर्ज नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कंपनी और प्रमोटर के बीच में, और ना ही डायरेक्टर ये कह सकता कि मैं बियर करूंगा, डायरेक्टर भी बाउंड नहीं है कि हाँ जी तुम बियर कर लो। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कंपनी के जो जो टॉप मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वो डिसाइड करेंगे कि हाँ जी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देने से फायदा बहुत होगा, राइट? अगर कंपनी विल बी पे द प्रमोटर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम, जितना भी एक्सपेंसेस उन्हें इनकर्ड किया था इनकॉर्पोरेशन के दौरान, इनकॉर्पोरेशन तक, बिकॉज अदरवाइज नो प्रमोटर विल बी विलिंग टू वर्क। अगर किसी कंपनी ने ना उस प्रमोटर का एक्सपेंसिव जितना भी हुआ था उस कंपनी को बनाने में नहीं दिया ना, तो कोई भी आगे मतलब कहते हैं ना कि कोई भी पहल नहीं करेगा आगे से कि भाई ये तो खर्चा दे पानी देते नहीं, हम अपनी पॉकेट से क्यों करें? तो ये जो भावना है ना आए तो कंपनी क्या करती है, उसको पेमेंट कर देती है। समझ में आया? समझ में आया? रीजन रीजन के साथ करना, बट लीगली ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी पे करेगी, बट मेंटली कौन पे ऐसा है, ठीक है? राइट टू गेट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर। अगर मैंने कहा यहाँ पे ऊपर मैंने डिस्कस किया कि एक ही प्रमोटर था, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो तीन प्रमोटर हो, है? दो तीन प्रमोटर ने, मान लीजिए दो तीन प्रमोटर है, एक का खर्चा हुआ 1 लाख, एक का खर्चा हुआ मान लीजिए 70,000, एक का खर्चा हुआ भाई 30,000। तो जिसका जितना जैसे खर्चा हुआ है उनको वैसे ही अमाउंट मिलेगा, ये नहीं कि रल्ले से कुछ भी ले लो, है ना? अच्छा, राइट टू विद रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है भाई? अब देखो, मैं आपको आप सभी को मेरी कंपनी के अंदर मैं आपको बुला, ठीक है? मैं ये जो कंसेप्ट स्टडी पॉइंट में जहाँ मैं हमारी वर्किंग हो रही है मैं आपको वहां पे बुला, ठीक है? अब क्या होता है, अब आप लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पे एज ए एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ना, एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि आपको रेमुनरेशन भी मिले, वेतन भी मिले, है ना? अब आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या फिर मैं कहूंगी कोई भी दुकान के अंदर अगर कोई लड़का हेल्पर काम कर रहा है तो वो हेल्प वैसे ही काम नहीं कर रहा, उसको रेमुनरेशन मिलेगा, उसे कंपनसेट किया जाता है, मींस कि भाई तुमने मेरे को काम करके दिया, मैं तुझे पैसे दूंगा। ये सिंपल सा है, राइट टू डू द रेमुनरेशन। ये कैसे भी हो सकता है, ये आपका कैश में भी हो सकता है, आधा कैश में आधा शेयर में हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है? ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर के बारे में बात की जाए, देखो ड्यूटी एंड लायबिलिटी शब्दों के बारे में पहले मतलब समझ में आना चाहिए, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और ड्यूटी का मतलब होता है क्या होता है, क्योंकि लास्ट जब हमने इसको सब्जेक्ट को क्लियर किया था ना, कंप्लीट किया था, सबसे बड़ा जो डाउट रहा था कि मैम ड्यूटी और लायबिलिटी का मतलब क्या? ड्यूटी पता क्या होती है? जो कानूनी तौर पर होती है, नजर आ रही है? ये इमेजेस ऐसे नहीं लगाई, हर पॉइंट का हर इमेजेस के साथ आपका रिलेशन है, तो समझो उसको। ये ड्यूटी का मतलब क्या है कि जो आपके मॉरल और जो लीगली ऑब्लिगेशन है वो जरूरी है, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कि जैसे कि अब आपको ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए भाई जरूरी है प्लस 2 में नंबर लेके प्लस 2 क्लियर होनी चाहिए। अगर प्लस 2 क्लियर तो है, बट नंबर 50% 65% का जो क्राइटेरिया है अगर तुमने वो मीट नहीं किया तो यूजी में एडमिशन नहीं होगा। समझो इस बात को, है ना? तो ड्यूटी का मतलब होता है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है,
क्योंकि लीगली ऑब्लिगेशन होती है, लीगली आपको कंपलसरी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो बिजनेस है वो एथिकली होना चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर जो भी नंबर ऑफ शेयर की लिमिट रखी गई है, जैसे 200 के हिसाब से है, 7 नो लिमिट है। नंबर ऑफ डायरेक्टर 5 2 से 15, 3 से 15 होने चाहिए। ठीक है, आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर सिंपल अगर पब्लिक कंपनी है तो ओनली लिमिटेड शब्द का यूज करना पड़ेगा। इसकी ये जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, आपकी ड्यूटी है। बट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है आपकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रमोटर ने प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन की और प्रोस्पेक्टस में इनकेस गलत इंफॉर्मेशन हो, उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से सभी इन्वेस्टर्स का नुकसान हो, तो यहाँ पर प्रमोटर की लाइबिलिटी बनती है बच्चों कि जो भी गलत इंफॉर्मेशन के कारण इनको नुकसान हुआ है, प्रमोटर उस नुकसान को बियर करे, उनको पे करे। दोनों में फर्क नजर आया? चलो चलो, तो ड्यूटी के अंदर आ जाता है कि ड्यूटी नॉट टू मेक, ओके, ड्यूटी नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो आपके पास जो आपने प्रॉफिट जनरेट करके बना के रखा हुआ है ना, वो ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो सभी को पता हो। ये नहीं है कि आपने कोई भी बिजनेस की छोटी सी एसेट को बेच दिया, इवन छोटी थी, वैल्यू बहुत ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड को ले लीजिए, एक गोल्ड की रिंग ले लीजिए, 10 ग्राम की है, 10 ग्राम की है, उसकी वैल्यू आज की टाइम वैल्यू में क्या चल रही है? 75, आई मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, 75-80,000 है। 10 ग्राम सोने की वैल्यू तो 80,000 है। आपने देखो ऐसे उठाया, ये वही, बल्ले बल्ले। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी एक भी ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना जिसके बारे में किसी अदर व्यक्ति को नहीं पता। ठीक है, अगर आपने ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट बनाया तो क्या होने वाला है? तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ था वो क्या हो जाने वाला है? डिसाइज होने वाला है, जिसकी कैंसिल हो जाएगा। किसी के साथ अगर किया होता, आपको वो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। सॉरी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, राइट? तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर कैन नॉट मेक द अनडिस्क्लोज्ड प्रॉफिट, जिसकी कोई भी ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा जो भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी से की, जिसकी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स, कंपनी के रूल रेगुलेशन, कंपनी की एसेट्स, उनसे वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। भाई ऐसा अलाउड ही नहीं है। समझ में आया? सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट जाता है ड्यूटी टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? भाई एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना मतलब कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग आप क्या करने वाले हो? अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? या फिर कोई डाउट हो तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, राइट? तो क्या लिखा हुआ देखो, प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट फैक्ट टू द कंपनी। कंपनी को क्या करने वाले हैं? वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो छुपा के नहीं रखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट फैक्ट ऑफ टू द कंपनी इंक्लूडिंग द एनी पर्सनल प्रॉफिट मेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मन में लालच आ जाता है। ठीक है, जिस ट्रांजेक्शन की मान लीजिए कोई डीलिंग हुई, कंपनी के अंदर ही बैठे थे सभी व्यक्ति, इवन प्रमोटर भी था और सामने वाला डीलिंग वाला व्यक्ति बैठा। ठीक है, उस टाइम डीलिंग होगी मान लीजिए 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग डीलिंग। ठीक है, बट जैसे ही उसने उन्होंने कहा प्रमोटर से कि भाई उनके साथ थोड़ा और नेगोशिएट करके देखो, थोड़ा कम किए अंदर जो सामान आया जा सके, या 90 करोड़ आ सकता है, 95 करोड़ आ सकते हैं, अच्छा, या फिर कोई और मटेरियल मंगवाना है तो उसको ऐड ऑन करके फिर भी 100 करोड़ में ले आना, तो ठीक है। बाद में उन्होंने नेगोशिएशन किया उस डीलर के साथ। प्रमोटर ने क्या किया? प्रमोटर ने क्या किया? सामान को क्या कर दिया? और ज्यादा मंगवाया, बट मंगवाया 100 करोड़ की। तो इनको लगा इवन क्वांटिटी इनके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 100 kg का ही कोई सामान आता है। ठीक है, यहाँ पे जो सामान है 100 kg के रिगार्डिंग कितना सामान आया? मान लीजिए 110 kg है, तो 10 kg इसने पर्सनली अपने पास रख दिया। कोई ऐसा अलाउड नहीं है। इस तरीके की जो घपलेबाजी उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। प्रमोटर को जितना भी प्रॉफिट होने वाला है वो सब हर केस में क्या होने वाला है? रिफंड होने वाला है। ठीक है,
ये पॉइंट मैंने साथ में नेगोशिएशन वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जितनी भी नेगोशिएशन हो रही है किसी भी के साथ भी, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंपनी के फेवरेबल में ही होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होने वाला है, कैंसल आउट। कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी यही बनती है, ना तो सीक्रेट प्रॉफिट रखे, ना ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखे, ना ही सीक्रेट की अगर किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया है, नेगोशिएशन की है, बातचीत की है, वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी टुवर्ड द फ्यूचर एलओटी ऑफ द शेयर। रिकॉल हो रहा है, ये पॉइंट हमने पहले भी किया था कि मींस की ये जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, इवन जो इसका फ्यूचर का प्लान है इस प्रमोटर का, ये जो फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर में इसने सोचा था कि आज हमारी कंपनी का जो शेयर की जो वैल्यू है ना 3 रुपए है, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर के अंदर इसकी वैल्यू 3 से 30 होगी, 30 रुपए होगी। तो यहाँ पर देखो कितना कितना फायदा हो रहा है, देख पा रहे हो, 10 टाइम्स हो रहा है। ये हमारे जितने भी लोगों ने हमारी कंपनी में, जिसकी जनरल जो पब्लिक है, उन्होंने अपने हमारी कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन पैसों को ये देखना है कि हाँ वो यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद वो कितना ज्यादा जनरेट कर पा रहे हैं। ये दिमाग किसका लगेगा, भाई प्रमोटर का लगेगा, और किसी का नहीं लगने वाला। ठीक है, तो प्रमोटर को क्या करना है, जो भी फ्यूचर में जितने भी मेरे कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर बनने वाले हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर है कि प्रमोटर मस्ट इंश्योर दैट द प्रोस्पेक्टस इशू टू द फ्यूचर शेयर होल्डर कंटेन द एक्यूरेट एंड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद नो मिस स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, इवन सिंपल सा था। ओके, लाइबिलिटी के अंदर क्या बताया मैंने कि अगर, मैंने स्टार्टिंग में तभी मैंने इनके बीच में डिफरेंस बताया कि ड्यूटी एंड लाइबिलिटी का मतलब क्या। अगर किसी भी के कारण, ये जो प्रमोटर के कारण, ये जो प्रमोटर है ना, इसके कारण कोई भी मिस्टेक हो जाए, स्टेटमेंट गलत दिखा दी, ठीक है, जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर थोड़ी विंडो ड्रेसिंग कर दी है, तो किसी भी पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लाइबल कौन होगा, वही प्रमोटर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखो, सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट, सेक्शन 35, यहाँ पे सेक्शन 34 और सेक्शन 447। क्या कह रहा है, प्रमोटर आर द लाइबल टू कंपनसेट एनीवन। प्रमोटर लाइबल होगा, भाई प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि वो कंपनसेट करे एनीवन हु सब्सक्राइब टू द कंपनी बेस्ड ऑन द फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। क्योंकि प्रोस्पेक्टस के ऊपर बेटा साइन किसका होता है, प्रमोटर का होता है, बताया था। प्रमोटर साइन करेगा, फिर इशू होगा, इशू शेयर्स को, इंफॉर्मेशन को, प्रोस्पेक्टस को देखकर लोग क्या करने वाले हैं, इसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसी में ही इंफॉर्मेशन गलत निकली तो लाइबल कौन होगा, भाई प्रमोटर ही तो होगा, क्योंकि साइन। अब मैं कहूँ कि जैसे कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं, इवन मैंने कहा कि आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड का लास्ट नंबर आपसे बाय द डिफॉल्ट गलत हो गया, और नीचे क्या आता है कि मेक श्योर कि आपने जितनी इंफॉर्मेशन फिल की है मेरी नॉलेज में बिल्कुल ट्रू, आप इसको टिकअप करते हो, देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर करते हो, सेटिस्फाइड करते हो। तो अगर गलती हुई तो उसके लिए लाइबल कौन है, यूनिवर्सिटी लाइबल हो गया, तुम लाइबल हो गए, तुम लोग जिन्होंने यस किया था, यहाँ पे टिकअप का ऑप्शन नहीं है, तो तुम सब होंगे। तो यहाँ पर जो साइन करेगा प्रोस्पेक्टस के ऊपर, वही तो लाइबल होगा। रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? अच्छा, कई बार क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको प्रोसिक्यूशन हो सकती है, दैट मींस इन सॉरी इम्प्रिजनमेंट का सिनेरियो हो सकता है। ऐसे लेवल पे हो जाए कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल का जो टेन्योर है 6 मंथ से 10 ईयर तक, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा फ्रॉड किया, आपने कैसे स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट की, राइट, या फिर आपके पास हैवी फाइन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की मिस स्टेटमेंट की है, मिस फ्रॉडेशन की, राइट। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या बनती है, लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड। मिस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या था, यूज करना। भाई मिस का मतलब क्या है कि जो बोला था कि हम अपने पैसे को यहाँ यूज करेंगे, हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देंगे, भाई दिया ही नहीं, वहां पे यूज ही नहीं किया। तो शेयर होल्डर आपको, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताती हूँ। कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर्स कहाँ लिस्टेड होते हैं, सेबी के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर अथॉरिटी होती है, वो रूल रेगुलेशंस फॉलो कर इशू करती है। इशू करने के बाद
ये देखती है, वो हर कंपनी में देखती है कि जिन जिन लोगों से कंपनी ने पैसा लिया था, क्या उस पैसे का वही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इसी को तो बोलते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ द फंड। अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है, इसके लिए लाइबिलिटी लाइबल कौन होगा, प्रमोटर होगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, ब्रीच किया। क्योंकि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ना, प्रोस्पेक्टस में ये दिखा जाता है कि हम आपसे जो पैसा यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, इस पैसे को हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम यहाँ यूज करेंगे। अगर उनसे अलग एक्टिविटी में यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोटर है। ठीक है। कई बार इनकॉर्पोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, मतलब क्या है, प्री का मतलब क्या है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब आएगा, हम सबको समझ में आएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि कंपनी के बनने से पहले की जितनी भी लायबिलिटी होती है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। वो अलग बात है कि कंपनी डिसाइड करके दे दे उसको पैसा, वो अलग है, बट अदरवाइज वो खुद पर्सनल लायबल होती है। अगर कंपनी बन गई है, कंपनी के अंदर जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रोस्पेक्टस के बेस पे किया था, अगर उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन किसका था बच्चों, प्रमोटर का था, और प्रमोटर ने इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो उनका पैसा कहाँ से कवर किया जाएगा, वही प्रमोटर के जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वहां से इसको क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी से डैमेजेस को इनको कंपनसेट किया। क्लियर है, समझ में आया। छोटा सा टॉपिक था, और ये टॉपिक तभी आसान लगेगा जब तक आप हमारी स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे होंगे, तो है ना। तो चलो, हमारा फोर्थ पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट, एंड देन अब पहुंच जाते हैं रेमोडेशन। ये तो बिल्कुल छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। रेमोडेशन टू अ प्रमोटर, टाइप ऑफ द प्रमोटर एंड द प्री इनकॉर्पोरेशन और द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। चलो, रेमोडेशन क्या मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताइए। रेमोडेशन का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आप यहाँ हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैं कहूँगी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप किसी शॉप पे काम करते हैं, आप इसको क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। किसकी दुकान पे जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनको आप अच्छी से डीलिंग करके दे रहे हो, और महीने के एट द एंड में या फिर महीने के स्टार्टिंग में आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो सैलरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने इसको सर्विस दी, और उसके बदले में आप उसको क्या कर रहे हो, जिसकी कंपनी जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, वो आपको सैलरी, वेजेस, जो भी आपको बोल सकते हैं, कमीशन, बोनस, जो आपको मिल रहा है वो, राइट। तो रेमुनेशन का मतलब होता है कि आपने उसको सर्विस दी, आपको रिसीव हुई सैलरी से बोला जाता है कंपनसेशन। क्या बोला जाता है, कंपनसेशन। कंपनसेट किया, ठीक है। किसी के पास भी किसी की चीज की उधारी नहीं रही, आपने इसको सर्विस दी, अगर ये पैसे ना देता तो रेमुनेशन बिल्कुल भी नहीं होता। आपने इसलिए आपको पैसे दे दिए, आपने इसको सर्विस ही नहीं दी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट आता है ना। तो कंपनसेट का मतलब क्या है कि एक पर्सन इधर से कुछ दे रहा है, एक दूसरा पर्सन इधर से कुछ दे रहा है, तो एक दूसरे से कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, रेमुनेशन टू द प्रमोटर रेफर टू द कंपनसेशंस या फिर मैं कहूंगी रिवॉर्ड गिवन टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी फॉर देयर एफर्ट इन द एस्टैब्लिशिंग एंड द लॉन्चिंग द बिजनेस। बिजनेस को लॉन्च करने में उसके जितनी भी प्रयास रहे, जितने भी एफर्ट्स रहे थे, उनके बदले में कंपनी क्या करती है, उसको रेमुनरेशन देगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं बच्चे, वो क्या होती है, वो पर्सन भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, जो कि पहल लेते हैं। पहल दैट मीन्स जिन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था कि हाँ जी, हमारी कंपनी ये होनी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले, हमारे रिसोर्सेज ये है ना। तो सेटअप द कंपनी, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, लीगल रिक्वायरमेंट, जितना जो कुछ काम करना था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो, ये हमने डिस्कस किया था कि इतना सारा काम भाई कौन करता आ रहा है, प्रमोटर तो करता आ रहा है। अब ये प्रमोटर को क्या करने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं, मींस रेमुनरेशन देने वाले, ठीक है। जिससे उसका जो मनोबल है, जिससे उसकी जो एनकरेजमेंट है, जिससे उसका जो इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, वो एज इट इज मेंटेन रहे, राइट। अब मैं कहूँ कि आप मेरी कंपनी के अंदर काम करते रहे और मैं आपको सैलरी ना दूं, अब ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप मुझे, आप कहेंगे हम तो नहीं काम करते, कुछ मिल तो रहा नहीं हमें यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है, कंपल्सन, जिसकी आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, इसलिए रेमुनेशन होता है। तो एनकरेज करना उसके एफर्ट्स को कि वो कंपनी में और बेहतरीन तरीके से मोटिवेट होकर काम करे। करेज करता है कि हाँ जी, इनिशियल आपने एक्सपेंसेस को बियर किया, बहुत कम लोगों के अंदर हिम्मत होती है ना, किसी के वैसे एक्सपेंसेस बियर करना, इवन आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है,
राइट। आप एनकरेज करते हो कॉन्ट्रीब्यूशन कि हाँ नेक्स्ट टाइम अभी आप क्या करने वाले हो और मेहनत से डेडिकेशन से काम करेंगे। रिवॉर्ड द हार्ड वर्क एंड द रिस्क टेकन बाय द प्रमोटर एंश्योर द कमिटमेंट। दैट मींस कि कंपनी की जो फ्यूचर में जो एक्टिविटीज होने वाली है कि लॉन्ग टर्म की जो आपने अभी पॉइंट पढ़ा ना ड्यूटीज के अंदर की जो जो फ्यूचर की जो एलओटीज होती हैं उनको भी एज इट इज मेंटेन बनाए रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए भी प्रमोटर की बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। ठीक है, ओके। अब ये रेमुनरेशन कैसे मिल सकता है बेटा? ये कैश में भी मिल सकता है, इसके मॉनेटरी टर्म में मिल सकता है, ये लो भाई कैश लो। ये शेयर में भी मिल सकता है, स्टॉक में भी मिल सकता है। इसकी अगर ये कहे कंपनी कि भाई अभी फिलहाल मनी तो नहीं है, आप ये करें कि मनी के बदले में हम आपको शेयर इशू कर दें। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप कोई बिजनेस सेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि मेरी कंपनी के अंदर 3 मेंबर है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है और कंपनी में ये डिसाइड हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो क्या करने वाला है, 1-1 लाख रुपए देकर आएगा, टोटल 3 लाख रुपए चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है भाई मेरे पास पैसे पूसे तो नहीं है बट हाँ मेरे पास कंप्यूटर बहुत सारे सारे रखे हैं, मैंने पहले उनको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करा तो मैंने खुद बनाना सीख लिया, तो मेरे पास 10 से 12 कंप्यूटर खुद मैंने अभी बनाए। कंपनी में तो भाई कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसे के बदले में उसने क्या किया, उसको कंप्यूटर दी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पैसे नहीं है कंपनी के पास, कंपनी ने क्या किया, उनको शेयर भी दे सकता है, कमीशन भी दे सकता है, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं, बॉन्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, आप सेल के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं ना उसका परसेंटेज भी दे सकते हैं। यार सिंपल सा टॉपिक था कि रेमुनरेशन ऑफ द प्रमोटर क्या होता है। जस्ट ओनली इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए रेमुनरेशन जरूरी है, राइट। एक रिवॉर्ड कंपनसेट इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप ऑफ प्रमोटर के ऊपर कि भाई प्रमोटर के टाइप्स कितने हैं। अभी तक डिस्कस कर लिया कि प्रमोटर क्या होते हैं, ये सभी चीजें समझ में आ गई है। अब फाइनली हम बात करते हैं कि प्रमोटर के टाइप्स क्या है, देन उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट करने वाले। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो टाइप के अंदर आपके ऐसे मैंने आपको वही बताया कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ सभी को कवर करेंगे, जैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी में है आप उसको कंसीडर कर लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि भाई प्रमोटर कौन है। जो आपका सबसे पहले जो मेन बेसिक क्वेश्चन रहता था ना, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अटेम्प्टेशन करनी है वो आपको यहाँ पे देखनी है, राइट। अब आपने जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि टाइप ऑफ प्रमोटर लिखना है, उसकी फीचर्स लिखनी है, तो हर बार सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन कौन होता है प्रमोटर, भाई यही हमने बात की थी। जिसके माइंड में जो सबसे पहले ये आइडिया आता है उसे बोला जाता है टेक द इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ अ कंपनी बाय अरेंजिंग द रिसोर्सेज, फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स। वो जिसको चाहे वो सबसे पहले तो क्या करने वाला है, जस्ट सेकेंड, कि वो क्या करने वाला है कि वो सबसे पहला इंसान होगा जिसने एक स्टेप लिया था कि कंपनी को बनाना है, सभी के सभी जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी चीजों की, डॉक्यूमेंट्स की, लीगल फुलफिलमेंट की, वो हर एक उसने परफॉर्म की। अब उन्हीं के बेसिस पे कई जो प्रमोटर्स होते हैं, जो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि भाई जिसका काम ही ये है। मैम इन द सेंस क्या कह रहे हो आप? जैसे अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम क्या होता है बच्चों? पेशेंट्स को देखना, तो उसका ये प्रोफेशन है। इसी तरीके से जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा प्रोफेशन क्या है? टीचिंग का है। तो ये पर्सन्स का प्रोफेशन होता है कि हाँ कंपनी को फॉर्म करना, कंपनी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, एक्सप्लोरेशन है, कहाँ पर मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, किस एरिया में करना चाहिए, ये सारे के सारे काम ये इन व्यक्तियों का प्रोफेशन। वो पूरी कंपनी बनने के बाद क्या करते हैं, जिसने कंपनी बनवाई थी, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया इन 2 व्यक्तियों से, तो क्या किया इन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी फिनांस की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से उसने कंपनी बनाकर आपको हैंड ओवर कर दिया। इसकी कंपनी बनने तक का जितना भी काम काज है ये सारे यही तैयार करके देते हैं और बनने के बाद आपको दे दिया। तो इनका ये प्रोफेशन है कि हाँ जी कंपनी बनानी है, कंपनी सेटअप करनी, कंपनी की जितनी फॉर्मेलिटी होती है ये परफॉर्म करते हैं और बाद में उनको जिसको ने बनवाई थी, हमारी कंपनी बनवाई थी, उसको वो हैंड ओवर कर देते, इसे बोलते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, जिसके जिनका डेली रूटीन का काम ही यही है। दीज आर द एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इवन ये स्पेशलाइज होते हैं कि कंपनी को बनाने में, फॉर्मिंग द कंपनी एंड
बाद में उसे क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे मैनेजमेंट टू द ऑनर, जो भी कंपनी के अंदर जो अदर जो ओनर था उसको कह देंगे जी आपकी कंपनी बन गई। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, अरेंज द कैपिटल, कैपिटल को अरेंज करने के सोर्सेज दिखाएगा, एंड जो भी आपकी लीगल फॉर्मेलिटी जो नॉर्मली एक प्रमोटर करता था, यहाँ पर आ जाता है एक स्पेशल प्रमोटर, जो कि मैं ये कहूंगी कि जिनका कामकाज ही ये है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं आपके पास ओकेजनल प्रमोटर। ओकेजनल प्रमोटर का मतलब क्या है, ओकेजनल प्रमोटर का मतलब है कि जो कभी कभार ऐसा काम करता है, जब मन चाहा तब उसने काम कर दिया, जब मन नहीं कर रहा तो वो अपना खुद अपना दूसरा बिजनेस कर रहा। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये प्रमोटर ये रेगुलर बेसिस के प्रमोटर नहीं होते, जैसे प्रोफेशनल प्रमोटर अभी हमने डिस्कस किया। प्रोफेशनल का तो मतलब क्या है, डेली बेसिस का ये काम है, बट ओकेजनल का क्या मतलब है कि कभी कभार ये ऐसा काम कर देते। दैट्स द रीजन इस तरीके के प्रमोटर फिलहाल अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है, और इवन ऐसे प्रमोटर को लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपका मन कर रहा है तो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहा तो आप नहीं कर रहे, तो ऐसे कौन आएगा भाई कंपनी बनवाने के लिए आपके पास, कंपनी की सेटिंग करवाने के लिए। दैट्स द रीजन ये कैसे प्रमोटर होते हैं, कंपनी को कभी कभार ये क्या सेट करते हैं, रेयर ओकेजन पे सेट करते हैं। इनका भी काम यही है कि कंपनी बनाना तो है, पर जो इनका मोटिव है ना, वो क्या होता है, जब इनको शॉर्टेज होती है फाइनेंस की, तब वो प्रॉफिट आइडिया उसको जनरेट करने के लिए जनरेट कर देते हैं और सामने वाले को बिजनेस दे देते हैं बनाकर। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल प्रमोटर का मतलब क्या है, जो आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग, एक जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हु इज अ प्रमोटर। प्रमोटर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ द पर्सन हो सकते हैं, एक हमारे पास एक सेकेंड इंडस्ट्री भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है। क्या ये आप लोगों को याद है, हु इज अ प्रमोटर, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो बायोफॉर्मेशन की गई है टाइप ऑफ द प्रमोटर को, ये यही है कि फाइनेंशियल प्रमोटर है, दीज आर द लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द बैंक दैट प्रमोट द कंपनी टू फंड द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा चाहिए था, उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा अरेंज करवाना है। इवन मैं ये कहूँ कि ये सारे प्रमोटर्स कैसे मेन काम क्या करते हैं, आपको फिनेंस की अरेंजमेंट करवाते हैं। दैट्स द रीजन इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर मैं कहूँ कि बैंक। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट करते हैं कंपनीज को कि अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे तो हम आपको फंड्स देंगे। दीज देयर मेन ऑब्जेक्टिव टू बी सपोर्ट करना। मैंने आपको बताया ना कि ये बताते हैं, ये आपको हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि आप अपने जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका प्रोजेक्ट है, जितना उसको पैसा चाहिए वो उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी हम आपको पैसा देंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट करें। ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बात की जा रही है। एलआईसी का पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईडीबी का पता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे मतलब ये काफी सारे हैं, जैसे वेंचर कैपिटल हो गई है, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी हो गया। अगर इनके बारे में मतलब जाना तो इनके ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, तो उनको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जाता है एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर्स। एंटरप्रेन्योर जो प्रमोटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर वैसे आपको अगर मैं बात की जाए तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, वो बिजनेस को आइडिया देते हैं, आइडिया के बदले में उसे पैसे चार्ज करते हैं। दैट मीन्स उनकी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। हमेशा आप ये नोट करेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, कि जितना कंपनी क्या कर रही है, रन कर रही है, उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट बनता रहता है। इनका मेन आइडिया ये मेन काम ये होता है इस तरीके की प्रमोटर्स का, कि कंपनी के अंदर जितने भी आइडिया हो सकते हैं यूनिक, उनको लेकर आना, उनके ऊपर काम करना, और देन उसका रिजल्ट को फाइंड आउट करना कि हाँ जैसा सोचा था वैसा हुआ है नहीं हुआ। ये कहते हैं कि हु कंसीव द न्यू आइडिया ऑफ द बिजनेस टेक द नेसेसरी स्टेप। कहीं ना कहीं एक सिंपल प्रमोटर की तरह ही ये जो प्रमोटर्स होते हैं वैसे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर इनका हिस्सा कहाँ पर आता है, प्रॉफिट के ऊपर ये ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली ये सारा का सारा रिस्क भी ले रहे हैं, रिस्क टेकर पर्सन हो रहे हैं, जितना भी खर्चा पानी हो रहा है स्टार्टिंग में यही बियर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो यही उस प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, और जो भी नेसेसरी जो स्टेप्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ इवन इवन मैं ये कह सकती हूँ कि कंपनी की बिजनेस की एक्टिविटीज किस तरीके से हो जिससे उनका प्रॉफिट ऐसा होगा। समझ पा रहे कि काम सेट कर दिया, बट काम को होना कैसे चाहिए, इवन ये भी कई बार ये डिसाइड कर देती है। दे इन्वेस्ट देयर ओन कैपिटल, ये अपनी कैपिटल खुद को दे इन्वेस्ट देयर ओन कैपिटल, अपनी खुद की कैपिटल उस पर्टिकुलर बिजनेस पे लगाते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेसेस को, एंड सारे का सारा जो रिस्क आता है वो लेते हैं। ये मोस्ट ऑफ इसके अंदर एग्जांपल आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखा होगा कि जो टेस्ला कंपनी है एलन मस्क जी की है, एप्पल है जिसके स्टीव जॉब्स की है, और जो रिलायंस है
धीरूभाई अंबानी की है, इसी तरह से अडानी अडानी की है, ठीक है, टाटा की थी। तो ये सारे के सारे खुद एक ऐसे इंसान होते हैं, वो अपनी ही कंपनी के अंदर अपना ही खुद एक सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बोला था कि एक सिंपल प्रमोटर की तरह ही होता है, बट यहाँ पर ज्यादा मोटिव होता है इनका प्रॉफिट जनरेट का, ठीक है। नेक्स्ट जाता है गवर्नमेंट एज अ प्रमोटर। क्या गवर्नमेंट क्या प्रमोटर हो सकती है? यस, हो सकती है, बट ध्यान रखना जहां पर भी गवर्नमेंट आ जाए, पब्लिक सेक्टर आ जाए, तो इसका मतलब मेन पर्पस पता है इनका क्या होने वाला है? इनका मेन पर्पस सोशल वेलफेयर के लिए होगा। सोशल वेलफेयर के लिए वैसा क्यों है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट है, अपने देश को चला रही है, इवन क्या किसको ध्यान रखेगी? पब्लिक को ध्यान रखेगी, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान रखेगी, पब्लिक के लिए ही क्या करने वाली है? सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। सो मोस्ट ऑफ जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है, ये अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए, जीडीपी को एनहांस करने के लिए, इवन पब्लिक के जो इंटरेस्ट होता है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको हर एक तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की प्रमोटर क्या करते हैं? ऐसी कंपनी सेट करते हैं जिनसे नॉर्मल जनरल पब्लिक को फायदा हो, जिसे हम ये कह सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन एक्ट एज अ प्रमोटर व्हेन इट इज एस्टैब्लिश पब्लिक sector enterprises for the economic growth. These companies are formed for the public interest, such as the infrastructure की facilities provide करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि रोड हो गया, वाटर हो गया है, ठीक है। इवन आपकी जो रेलवे स्टेशन की जो सर्विसेज है, बसेस की जो सर्विसेज है, मेडिकल की जो सर्विसेज है, जो स्कूलिंग है, ये सारी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या करती है? अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आइडिया लेकर आती है, और ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये सभी चीजें, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ लेना, क्योंकि ये चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब नाइन्थ एंड लास्ट टॉपिक आ जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन एंड द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब पता लग गया कि जब भी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, उससे पहले के बारे में बात की जा रही है। प्री का मतलब होता है पहले, इनकॉर्पोरेशन होता है इसकी इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले, एग्जिस्टेंस में आने से पहले के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा मेरी कंपनी क्या है, 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कंपनी, इस कंपनी को बनाने के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने अभी आपको मतलब जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर में, कि जो प्रमोटर की जो पोजीशन होती है कंपनी के अंदर, किस रिलेशन के ऊपर बेस होती है? ना तो देखो ये एजेंट होता, ना ही इनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता, ना ही कोई ऑफिशियल एम्प्लॉई होता, ना ही ये ओनर होते हैं। इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है। ये देखो, कंपनी बनने से पहले कौन मेहनत कर रहा है उसको बनाने में? ये प्रमोटर कर रहा है। जितने भी खर्चे हो रहे हैं कौन बियर कर रहा है? भाई यही कर रहा है। किसी से बातचीत करके आनी है, कौन कर रहा है? ये कर रहा है। मैं बातचीत किससे करेगा? सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में आइडिया आइडिया, भाई आइडिया से करेंगे क्या? आइडिया है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना। अब आइडिया है, उसे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लग रहा है कि हाँ जी, जितने भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए थे, जो मुझे टेक्नोलॉजी, जो मुझे मशीनरी, जो मुझे मैन पावर चाहिए थी, वो इजिली अवेलेबल है, देन उनको अरेंज करने में भी तो फिनांस लगेगा भाई। लगेगा नहीं लगा? क्योंकि आपको पता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आती है तो ये बोला जाता है कि कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। आपकी पेड अप कैपिटल की अमाउंट 5 लाख ऐसे डिसाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी चीजों को इकट्ठा भी तो करना होता है, कलेक्शन भी तो करनी होती है। अब ये कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रमोटर की है। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में तब आती है जब इनसे सभी से क्या होने जाएगी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी, हाँ जी इस कंपनी के अंदर 7 मेंबर है, 2 डायरेक्टर है, और प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो सभी है। मतलब कहने का मतलब, और जितना कैपिटल है सब्सक्राइब होना चाहिए था, 90% कैपिटल सब्सक्राइब भी हो चुका है। ये सारा का सारा जो इतना सारा खर्चा है, भाई कौन बियर कर रहा है? भाई प्रमोटर बियर कर रहा है, ठीक है। अब क्या कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है? अभी तक नहीं, क्योंकि इसके बाद आएगी भाई, है ना। इससे पहले तो नहीं आई ना। तो इससे पहले जितना भी खर्चा हो रहा है ये कौन बियर कर रहा है, इसके ऊपर बातचीत की जा रही है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को हम ये भी कहते हैं कि जो कंपनी के बनने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और इससे कंपनी के बनने से पहले जितने भी लोगों से बातचीत करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बात ले लेती हूँ कि मुझे एसेट्स चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट, मेरा अकाउंट ब्रांच लेकर आनी है जहां पर सभी इन्वेस्टर्स का पैसा, इवन ट्रांजेक्शन करनी है कंपनीज को, तो ये जो प्रमोटर है इनके साथ डीलिंग करेगा। तो डीलिंग करेगा तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो
कंपनी बनने से पहले जो खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। कंपनी बनने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि एग्रीमेंट होता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। और किसके बिहाफ पे करेगा, भाई कंपनी कैसे करेगा। मैम अभी तो आप कह रहे थे कि कंपनी बनी नहीं है, भाई कंपनी बनेगी, बट फ्यूचर में जो कंपनी बनेगी उसके लिए ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये बाद में डिसाइड होगा कि बाद में ये देखा जाएगा कि ये जो कंपनी बन जाएगी 1/4/2025 के बाद कि क्या कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट रेटिफाइड कर देती है, मींस एक्सेप्टेंस दे देती है कि जहां जो प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो अब हमारे भी है। तो क्या होगी, जितने भी खर्चे थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, प्रमोटर की थी, वो जाके शिफ्ट हो जाएगी कंपनी के पास, अगर कंपनी उन सभी को एक्सेप्टेंस दे देती है। अब जितना मैंने समझा उसको रीड कर, क्या लिखा हुआ है कि की फीचर्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। की फीचर्स क्या होते हैं, भाई उस टाइम तक कंपनी बनी नहीं है, जितना भी काम काज है कौन कर रहा है, प्रमोटर कर रहा है। मेड बिफोर कंपनी फॉर्मेशन, साइंड बिफोर द कंपनी इज अ लीगल इनकॉर्पोरेटेड, एंटर्ड बाय द प्रमोटर, प्रमोटर के द्वारा काम किया जा रहा है बिहाफ ऑफ द फ्यूचर कंपनी की, जो फ्यूचर में बनेगी भाई 1/4/2025 को जो मैं कंपनी बनाऊंगा उसके लिए मैं इस करेक्शन किया जा रहा है ना। अब आप एग्जाम देने जाते हो, आपका एग्जाम 10 बजे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप तैयारी पहले बिल्कुल भी नहीं करते हो, करके जाते हो। इवन आपकी जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, पेन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो पेन आप यूज करते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, एंड जो आपकी जो कार्डबोर्ड होता है उनको आप कलेक्शन करते हैं ना, या नहीं करते, कि आगे चले जाते हो पेपर में। तो सेम इस तरीके के कि आने वाले टाइम में जो कंपनी बनेगी, प्रमोटर अब क्या करने वाला है, उनके बिहाव पर हर तरीके से अरेंजमेंट करेगा। अभी आप ये बताओ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो कंपनी उसके लिए लीगल बाउंड भी नहीं होती कि हाँ जी आपको ये पे करना ही करना है ना। जब तक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती, तब तक कंपनी किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं रहने वाली, उसके बाद इवन हर एक चीज के लिए लाइबल होगी, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी किसी भी तरह के लिए किसी भी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। You can't hold the liability liable for these contract, किसी भी तरह के जो प्रमोटर ने किए ना कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या नहीं कर सकती, पे करने की किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कंपनी बनती नहीं है, और उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए सभी के लिए लाइबल होगी। और दूसरी बात, अगर जो प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे और उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस के बाद अगर कंपनी कहती है कि हाँ जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर ने किए थे अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, बट एग्जिस्टेंस के बाद होने वाली बात है, ठीक है। प्रमोटर पर्सनली लाइबिलिटी पर्सनली बियर करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कंपनी एग्जिस्टेंस के बाद, ये क्या जितनी भी लाइबिलिटी प्रमोटर की थी वो ये कह रहे कि हाँ जी एक्सेप्ट करते हैं, रेटिफाई हो जाता है, तो क्या होने वाला है, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएंगे और हमारी लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। टाइप ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या है कि भाई मेरे को मशीनरी खरीदनी थी, वेंडर से मेरे से वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने थे, क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे को सर्विसेज देनी थी, मैं इसकी सीए आया, मेरे को लॉयर ने मुझे एडवाइस दी, मैंने डॉक्यूमेंट बनवाए, ये सारे के सारे कंसल्टेंसीज या फिर मैं कहूँ कि जो मैंने एडवाइस ली थी, तो सर्विस एग्रीमेंट भी होता है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जिनसे मैंने फाइनेंस को रेज किया, देखो ये वाला पॉइंट बात की जा रही है। मैंने मेंबर्स को अपॉइंट किया तो मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने एसेट्स को अरेंज किया, मैंने एसेट्स के साथ वेंडर कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कह सकते हैं, मेंबर कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। मैंने कैपिटल को सब्सक्राइब किया तो इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कहने का मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस होने से पहले हो रही है तो उसे बोला जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है लीगल पोजीशन ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। भाई लीगल पोजीशन किसकी होगी, प्रमोटर की पूछ रहे हैं। और अब आप ये बताइए, जो मैंने अभी आपको समझाया, प्रमोटर अपने बेस पे काम एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, कंपनी जब बन जाएगी कंपनी उस आगे आने वाले सभी एक्सपेंसेस को बेयर करेगी, ठीक है। अभी तक किसी भी तरीके से कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है, प्रमोटर पर्सनली उन सभी चीजों को क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, उसके लिए कंपनी ऑटोमेटिकली बाउंड नहीं होगी क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। नोवेशन प्रिंसिपल पता है क्या कह रहा है, अगर कंपनी क्या कर रही है, रेटिफाई कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को,
कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे प्रमोटर ने किए थे वो कॉन्ट्रैक्ट अब हमारे हैं, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम द प्रमोटर टू द कंपनी के ऊपर। समझ में आया? चैप्टर हो गया फिनिश। समझ में आ रहा है? कितना सिंपल सा चैप्टर था। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत, इवन मैं कहूँ कि आप अगर लास्ट जितने भी, जस्ट अ सेकेंड, आप जितने भी ईयर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को देखोगे चैनल पर विजिट करके, स्पेशल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर चैनल है, वहां पर आप देखेंगे कि जो प्रमोटर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी क्या थी, हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कि प्रमोशन और प्रमोशन के स्टेजेस क्या है, हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया है प्रमोटर के फंक्शंस, प्रमोटर की इंपॉर्टेंस, प्रमोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लीगल पोजीशन। देन फोर्थ पार्ट में हमने डिस्कस किया था राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी क्या है। देन फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है रेम्यूनरेशंस, टाइप ऑफ प्रमोटर एंड द प्री इनकॉर्पोरेशंस एंड द प्रीमियरी एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मैंने आपको बताया अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। फॉर्मेशन कैसे है, यहाँ पर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अंदर ये चीजें डिस्कस करने वाले, वो भी इन डेप्थ में कि यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैपिटल को सब्सक्राइब कैसे किया जाता है और बिजनेस को कमेंस करने की प्रोसेस क्या है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लाइन बाय वन। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, आपको एक लिटिल अमाउंट पे करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए, तो आप टीम के साथ कांटेक्ट करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ के या किसी भी टॉपिक में अंदर जनरल कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं आपको डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स करूंगी, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।